हेलो एवरीवन, मैं से सात्विक करें। आज अपने एंशिएंट हिस्ट्री कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने कई मेजर मेजर टॉपिक कवर किया था और हम अपने इंडस वैली के बाद में वैदिक एज के टॉपिक पे आ गए थे, जहाँ पे हमने दो पार्ट डील करे थे, पार्ट वन और पार्ट टू, जिनकी मैं लिस्ट में आपको डाल दूंगा, यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है, ये हम वैदिक एज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने अपने वैदिक एज को कई पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। जैसे पार्ट वन में हमने जाना कि एक कंपेरेटिव एनालिसिस किया था हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से वैदिक एज का। ठीक है। फिर इसके बाद में हमने वैदिक एज की टाइमलाइन के बारे में जाना कि भाई सबसे पहले जरूरी ये होता है ना कि हम ये जान पाए कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस विस्तार की बात कर रहे हैं, कौन समय की बात कर रहे हैं। फिर हमने एक चीज जानी थी, इंडो आर्यन कौन थे, किसने वेद लिखे, इन चीजों के बारे में जाने, क्यूरियोसिटी के फॉर्म में समझने की कोशिश करी कि इनके ऊपर क्या डिबेट्स है। फिर हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम जानने की कोशिश करें, जहाँ पे अर्ली वैदिक में सोर्सेज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी और रीजन पे चर्चा करी थी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने दो पार्ट कवर कर लिए थे, जो कि हमारे पार्ट वन और पार्ट टू है। अब जो हमारा आज का पार्ट है, पार्ट थ्री है, यहाँ पे हम जाएंगे लेटर वैदिक एज में। अब हम लेटर वैदिक एज में ये जानने की कोशिश करेंगे सोर्सेस क्या थे जिससे हमें लेटर वैदिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या वो ऋग्वेद था या ऋग्वेद के अलावा भी कई सारी बुक्स थी। फिर इसके बारे में ज्योग्राफी की बात करेंगे कि भैया हम भारत के कौन से विस्तार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अब हम अपने भारत को किस नजरिए से कहाँ पे अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो हम लोकेशन के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद में हम इस पीरियड के सोशल पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, जो समय समय के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे थे, उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम एक इकोनॉमी और अदर एस्पेक्ट को भी चर्चा करेंगे, जैसे वुमेन हो जाता है, स्लेव्स कैसे चल रहा था सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम कैसा था। इन सब एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे कि इस समय के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर इसके बाद हम पार्ट फोर्थ में रिलीजन और वैदिक लिटरेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे वैदिक लिटरेचर में मैं आपको पूरे चार्ट्स बना के समझाने की कोशिश करूंगा कैसे वैदिक लिटरेचर को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस चार्ट से हम वैदिक लिटरेचर के वैदिक कॉर्पस को समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक लिटरेचर में कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या उनको कहते हैं और किसमें क्या क्या छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। रिलीजन को हम देखेंगे कि हम कई प्रकार के सेक्रीफाइसेस पढ़ते आ रहे हैं, पूजा पाठ की बातें सुनते आ रहे हैं। तो लेटर वैदिक एज में रिलीजन कैसे चल रहा था, उपनिषद, अरण्यकास, इन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, वेदांता के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आखिरी में मैं एक आपको कंपेरेटिव एनालिसिस देने की कोशिश करूंगा, जहां पे हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपेरेटिव एनालिसिस मतलब क्या, हम दोनों चीजों को इकट्ठे रख के देखेंगे कि इस टाइम पे वुमेन्स की कंडीशन कैसी थी, इस टाइम पे टैक्स था कि नहीं था, कि इस टाइम पे राजा कैसी चीजें ले रहा था और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा चल रहा था, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ऐसे करके हम पूरे टॉपिक को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको लिंक करवाना चाहता हूँ कि आप अपने आप को वैदिक एज वाले पीरियड में इमेजिन करें और वहां पे जाके आप देखें कि क्या क्या चेंजेस चल रहे हैं। मैं आपको इसलिए इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम हिस्ट्री को जूम इन और जूम आउट करके देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं जो हमें आज भी फील होते हैं। ठीक है। तो हम इन सभी चेंजेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और हम एक चीज ये कोशिश करेंगे कि हम आज से अपने जीवन को समझ पाए और हम अपने रूट्स जो वेद है जहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बीच में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने अपने टॉपिक को वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया था। वैदिक एज को हम दो पार्ट में डिवाइड करे थे, एक था अर्ली वैदिक और एक होता है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में हमने अपने आप को एज अ हिस्टोरियन नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में रखने की कोशिश करी थी। अब मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ कि जैसे आप नॉर्थ वेस्ट में बैठे हैं, तो आपने अर्ली वैदिक एज के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस के साथ में हमें पता चलता है कि यहाँ से लोग धीरे धीरे माइग्रेट होकर ईस्टवर्ड शिफ्ट होने लगे। तो अब हम भी धीरे धीरे एज अ हिस्टोरियन ईस्टवर्ड की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट में क्या चेंजेस आए थे। तो हम थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि समय के हिसाब से क्या क्या ग्रेजुअल चेंजेस आए, क्या क्या बुक्स में हमें मेंशन की गई ये चीजें और हम कौन से समय की बात कर रहे हैं। अब आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में बैठे हैं, जहाँ पे हिमालय मार्ग है, यहाँ पे आप गंगा यमुना दोआब के बारे में बैठे हैं और यहाँ की आप हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब हम अपनी कौन सी हिस्ट्री जानेंगे, हम जानेंगे 1000 से लेके 600 बीसी तक का। ठीक है। जिसे आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखिए हमारा पार्ट थर्ड है। अब देखिए इस पीरियड में हम कितने प्रकार के चश्मे लगाने की कोशिश करें। चश्मा मतलब क्या, मैंने कई लास्ट वीडियो में पैटर्न लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हम अलग अलग चश्मे लगा के चीजें सर्च करते हैं। ठीक है। तो आप एज अ हिस्टोरियन है, तो सबसे पहले आप पूरे रिसोर्सेज को ये देखेंगे कि हमारे पास में सोर्सेज कौन कौन से आते हैं। फिर आप सर्च करेंगे ज्योग्राफी के बारे में क्या क्या चर्चा करी गई है टेक्स्ट में। फिर हम इकोनॉमी की चर्चा करेंगे, सोसाइटी की चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल और रिलीजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसे हम अपने लेटर वैदिक एज को कंपाइल करेंगे और एक बहुत अलग अलग डोमेन्स में वर्क करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने ऋग वैदिक एज या फिर अर्ली वैदिक एज में 1500 से लेके 1000 बीसी तक के बारे में चर्चा करी। ठीक है। अब हम इसके बाद में लेटर वैदिक पीरियड के बारे में चर्चा करेंगे, जहां 1000 से लेके 600 बीसी के बारे में बात करेंगे। अब एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे टाइम कभी भी हिस्ट्री में आइसोलेशन में नहीं चलते। हम एशियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे हम लास्ट वीडियोस में देखा था, इंडस वैली का डिक्लाइन हो रहा है, साथ में चारकोलिथिक कल्चर भी चल रहा है, एक लेयर वाइज लेयर हम पढ़ रहे थे। कैसे लेयर वाइज लेयर, मान लीजिए यहाँ से 21 चल रही है तो यहाँ पे एंड होती है, बट कोई और चीज यहाँ से शुरू हो जाती है।
ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये ओवरलैप होता है। तो सिमिलरली जब हम 600 के पास में आते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस ड्यूरेशन में हमारे पास में कई-कई एस्पेक्ट और चलने लगे, जैसे क्या, महाजनपद का भी ग्रोथ होने लगता है, महाजनपद भी दिखने लगते हैं। धीरे-धीरे करके हम लेटर वैदिक एज में जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा टिल्टेशन है, ग्रेजुअली धीरे-धीरे करके एक मोनार्कियल फॉर्म में जाएगा। तो अगर आपको बार-बार मैं कहूँ कि यहाँ से महाजनपद का भी एक छोटी-सी कनेक्टिविटी हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप हिस्ट्री को आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं, आप ओवरलैप करके देखते हैं। तो कहीं-कहीं पे हम एक अपना बेसिक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे, जो हमें 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद आज हैं, वहाँ तक लेके जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने एक इमेज डाली है। अब आप पूछेंगे भाई वैदिक एज में ये वाली इमेज की ज़रूरत क्यों है? वैदिक एज का जब हम लेटर पार्ट को पढ़ते हैं, जैसे हमने जब अर्ली वैदिक एज पढ़ा था, तो हमने ऋग्वेद को फोकस किया था। ठीक है? तो ऋग्वेद में मैंने बताया था, हमें केवल 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th मंडल को ही देखना है। ठीक है? और इसके बाद में अब जब हम लेटर वैदिक एज में आते हैं, तो हमें देखना पड़ता है 1st, 8th, 9th एंड 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा प्लस यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अदर बुक्स। तो अब आपको थोड़ा-सा अपना डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा। अब आप कई बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है? और इन कई मल्टीपल बुक्स को पढ़ के इनकी अलग-अलग एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार ये बुक पढ़ी, फिर इसके बाद हमने दूसरी बार वो बुक पढ़ी। ऐसे कर कर मल्टीपल बुक्स पढ़ के हम उसका एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं बार-बार आपसे कहूँगा कि भई ये वाला जो थॉट है ना, या फिर ये वाला जो एनालिसिस है, ये पर्टिकुलर बुक में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऋग्वेद की बुक नंबर 10 में मेंशन किया गया। तो यहाँ पे बार-बार आपको बुक का नाम मेंशन करूँगा। तो यही एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि भई ये कौन-सी बुक में मेंशन किया गया है कि ऐसी-ऐसी बात थी, ठीक है? तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। अब यहाँ पुलिस के टॉपिक से कैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, जब कभी चेकिंग होती है, आप मतलब कभी ट्रैफिक पुलिस के साथ अगर आप फँस गए हो कभी, जहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, तो आप क्या कहते हैं, "अरे! मुझे पता है कि आईपीसी के फलाना-फलाना धारा के अंदर हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं।" आपने एक रेफ़रेंस लिया। रेफरेंस क्या लिया? लॉ का। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि पर्टिकुलर इस राइट के तहत मैं ये कर सकता हूँ। आपने एक बुक का हेल्प ली और बुक का भी आपने क्या बताया, नाम बताया होगा कि फलाना-फलाना आर्टिकल या फलाना-फलाना आईपीसी धारा के अंतर्गत हम इस चीज़ को आपसे अप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है? तो आपने एक बुक का एग्जांपल लिया। सिमिलरली हम आपको जब कोई चीज़ समझाएँगे, मैं आपको जब कोई चीज़ समझाऊँगा, तो बार-बार एक बुक का रेफरेंस लूँगा। हो सकता है वो सतपथ ब्राह्मण हो, वो ऐतरेय ब्राह्मण हो, या फिर ऋग्वेद हो, सामवेद और यजुर्वेद हो। तो ऐसे कर के मैं कई बार उसका रेफरेंस लूँगा और इन रेफरेंसेस से हम पूरी वैदिक एज की कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब आप एक पल को समझ के रखिए, जैसे आपके पास है बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी बुक्स हैं, पूरे वेद्स रखे हैं, लेटर वैदिक टेक्स्ट रखे हैं, इमेजिन करिए। और इन टेक्स्ट में आप अलग-अलग चश्मा लगा के देखने की कोशिश करोगे और एक बार ये पढ़ोगे कि ज्योग्राफी कैसे आई है, फिर पढ़ोगे इकोनॉमिकल कल्चर के बारे में क्या बताया गया है, फिर हमें मेटलर्जी के बारे में क्या बताया गया, तो आप ऐसे अलग-अलग डायमेंशन में देखोगे इन लिटरेचर्स को। ठीक है? बट आप हर बार एक चीज़ नोट करते जाओगे कि हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन इस बुक में मिली है, ठीक है? वैसे ही हम अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाएँगे और इन इन्फॉर्मेशन से हम उस टाइम के लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास में ऐसा तो है नहीं कि मूवी देख रहे हो, हमने नेटफ्लिक्स खोला, हम देखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। तो हम बार-बार बुक को रेफर करेंगे, बुक में कंटेंट देखेंगे, अच्छा, इस किताब में ऐसा कहा गया है, तो हो सकता है ऐसा होता होगा। अब पॉइंट समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम मल्टीपल बार अपनी-अपनी कई प्रकार के लिटरेचर की हेल्प लेंगे, उनका मेंशन होगा। अब आप बार कन्फ्यूज़ मत होइए कि हमने यहाँ पे बार-बार इतनी सारी किताबों का मेंशन कर रहे हैं सर, इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि हम वहीं से नॉलेज को गेन कर पा रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेटर वैदिक लिटरेचर में मेनली हम ऋग्वेद के 1st, 8th, 9th और 10th पार्ट पढ़ते हैं, जिसको मंडल कहते हैं, ठीक है? इसके बाद में हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर इनके ब्राह्मण्स, आरण्यका, उपनिषद, इन चीज़ों के बारे में डील करेंगे। ऐज़ आप कह लीजिए कि ये आपकी अभी, जैसे मेरी अभी ये बुक लिस्ट ऐसी रखी है टेबल पे, ठीक है? तो मैंने कहा कि इतने सारे पार्ट्स हैं, इनको एक-एक करके मैं पढ़ूँगा, मल्टीपल बुक्स हैं, तो धीरे-धीरे करके एक बाय लेयर स्टडी करूँगा और फिर इनसे क्रक्स निकालने की कोशिश करूँगा। और जब क्रक्स निकालूँगा, उसको नोट कर लूँगा कि ये फलाना बुक से मुझे मिला था, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे अटैच कर लिया, ठीक है? ऐसे करके हम चीज़ें आगे बढ़ाएँगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि भई ज्योग्राफी की क्या चर्चा होती है। तो अब मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ कि धीरे-धीरे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो वेस्ट में रहने वाले लोग थे, धीरे-धीरे करके ईस्ट में शिफ्ट होने लगते हैं, गंगा यमुना दोआब के बारे में। अब पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको याद होगा जो यहाँ के अपने वेस्ट के लोग थे, वेस्ट के जो वैदिक पीपल थे, वो क्या करते थे? पेस्टुलिज़्म करते थे। पेस्टुलिज़्म मतलब कि घूमंतु खेती। मतलब क्या कि वो उनका जैसे कहते हैं ना कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है, कैटल रियरिंग हो रही है, तो इस कारण से हमें पता चला था अर्ली वैदिक में सबसे ज़्यादा महत्व किसका मिलता है? कैटल का। इम्पोर्टेंस किसका बढ़ जाता है? कैटल का। ठीक है? ग्रेजुअली धीरे-धीरे हमें पता चलता है कि अब वो लोग यहाँ के एरिया छोड़ के जब ईस्ट में आते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं गंगा, यमुना, दोआब के पास में।
गंगा यमुना दाब मतलब जब दो नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना के पास के एरिया में जाते हैं। अब यहाँ पे ज्योग्राफी के हिसाब से बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे ज्योग्राफी कैसे साथ देती है, यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे करके फर्टाइल प्लेन्स मिलते हैं इनको। ठीक है, और जब फर्टाइल प्लेन्स रहते हैं तो एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो यहाँ से इनके पास में एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा। तो धीरे धीरे करके जो इनके पास में पहले कैटल रियरिंग को एक जो कैटल को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिए थे कि भैया कैटल ही कैटल करेंगे, हमारा ऑक्यूपेशन ही है कैटल वाला काम करना। अब वहां से धीरे धीरे वो कहाँ ग्रेजुएट शिफ्ट हो गए, एग्रीकल्चर की तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ से इनका जो मेन फोकस है कैटल रेयरिंग से हट के एग्रीकल्चर की तरफ आ जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे कैटल का महत्व स्टिल रहेगा, बट एग्रीकल्चर एज मेन ऑक्यूपेशन मेन प्रोफेशन के पास में आ जाता है, जहाँ पे उनको इकोनॉमिक सस्टेन मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके बाद में अब हम पूरी चीजों को समझेंगे कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं गंगा यमुना दोआब के बारे में, और यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते थे। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें कई बुक्स में, अब मैं आपको बार बार इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा बोल दूंगा, मुझे कई बुक्स में या फिर किसी बुक में, ठीक है, हमें कई बुक्स में पता चलता है कि भाई सतपथ ब्राह्मण एक बुक है, सतपथ ब्राह्मण एक बुक है। वहां पे हमें दो प्रकार की सीज के बारे में पता चलता है, जैसे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बारे में मेंशन होता है। ठीक है, हमें नर्मदा नदी के बारे में मिलता है पता, हमें विंध्यास के बारे में पता चलता है, हमें कई प्रकार की सिटीज भी पता चलती है जो उस टाइम पे फ्लोरिश हो रही होगी। एक बात याद रखिए, यहाँ पे अगर सिटी वर्ड आ रहा है तो धीरे धीरे अपन महाजनपद के फेज में जा रहे हैं, तो कई बार कुछ कुछ टॉपिक महाजनपद से भी लिंक होंगे। तो कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है तो वो बिल्कुल आइसोलेशन में रहा होगा। लिटर वैदिक की शुरुआत से लेकर एंडिंग भी तो हम पूरी पढ़ रहे हैं ना साथ में, तो हो सकता है एंड वाले फेज को भी हम स्टार्टिंग मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें कई प्रकार की सिटीज मिली, जैसे पंचाल कोशला विधि, आगे जाके महाजनपद में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये पंचाल कोचला मत्स्य, ठीक है, चेदी, ऐसे कर करके हमें कई मगध, ऐसे कर करके हमें कई चीजें पता चलती है जो लेटर वैदिक में एंडिंग तक समझ में आएगी। देखिए, अभी तक हमारी जो अर्ली वैदिक पीरियड चल रही थी वो इस वाले फेज में चल रही थी, जहाँ पे हम सरस्वती नदी और यहाँ के लोग अपने आप को सप्त सिंधु वाले कहते थे, सप्त सिंधु एरिया में रह रहे थे। धीरे धीरे करके ये लोग गंगा यमुना के प्लेन्स में शिफ्ट होने लगते हैं। गंगा यमुना के प्लेन्स में मतलब क्या, ये गंगा यमुना के प्लेन्स में शिफ्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे इनके पास में फर्टाइल प्लेन्स आ जाने के कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए, जब एग्रीकल्चर बढ़ती है तो हमारे कई लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, जो हम हड़प्पा से पढ़ते आ रहे हैं, अब उन लाइफ स्टाइल चेंजेस को भी हम समझने की एक एक करके कोशिश करेंगे, तो हम इकोनॉमिक के एस्पेक्ट में आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हम जो उठाते हैं वो है पॉलिटी। अब हम ये जानेंगे कि इतने सारे लिटरेचर्स में जो हमने भी हाल मैंने आपको दिखाया था, उनमें पॉलिटिकल बातें कहाँ कहाँ करी गई हैं। तो मैंने चश्मा लगाया, पॉलिटिकल चश्मा लगाया, और मैंने पूरी किताबों को पढ़ने की कोशिश करी पॉलिटिकल चश्मा लगा के। तो मैंने एक एनालिसिस किया कि सर, जब मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी वेद की, तो मुझे तीन टाइप की पॉलिटी पता चलती है, फ्रॉम लेटर वेद के स्टार्टिंग से लेके महाजनपद के स्टार्टिंग में, मतलब एंडिंग ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, हमें ये पता चलता है कि जनरली तीन टाइप की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहे थे। जैसे मोनार्कियल स्टेट, जहाँ पे राज शासन वाला बात चल रही है। ओलिगार्किक स्टेट्स मतलब जहाँ पे गण संघ के बारे में बात चलेगी, जो महाजनपद के टाइम पढ़ेंगे, जहाँ पे बुद्ध और महावीर जी के बारे में पता चलेगा, गण संघ वाला कॉन्सेप्ट जुड़ेगा। ठीक है, और तीसरा ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज, जो ट्राइबल लोगों के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब आप अपने आप को फिर से वहां पे नॉर्थ वेस्ट में ले जाके देखिए कि जब आपने पूरे नॉर्थ वेस्ट को ऐसे ऐसे करके देखा, अरे अरे सर सही बात है, सही बात है, आपको पता चलता है यहाँ पे तीन प्रकार के कल्चर चल रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर। एक हो गया मोनार्कियल, एक हो गया ओलिगार्की स्टेट, और एक हो गया ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज। ठीक है, यहाँ पे ये हमें 6th सेंचुरी का महाजनपद का मैप मिलता है। देखिए, महाजनपद में यही देखिए, पांचाल, कुरु, मत्स्य, अवंती। तो धीरे धीरे करके जो 6th सेंचुरी वाली बात आ रही है, ये एक ओवरलैपिंग फेज है, जहां पे हम कह सकते हैं लगभग 100-150 साल का ओवरलैप है। तो ओवरलैप में क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, है ना। तो ग्रेजुअली मोनार्कियल स्टेट फॉर्म हो रहे हैं, ग्रेजुअली गण संघ बन रहे हैं, और ग्रेजुअली ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज भी हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो एक ही मैंने ब्रॉड एस्पेक्ट में कुछ ये समझाई, और इन सभी का जो रूट है, रूट ऑफ डेवलपमेंट, हमारे लेटर वैदिक पीरियड से ही मिलता है। लेटर वैदिक पीरियड मतलब क्या, जब लेटर वैदिक की स्टार्टिंग हो रही है, तब से हमें चीज समझ में आने लगती है कि मोनार्की, फिर ओलिगार्की, फिर ऐसे कर करके ट्राइबल प्रिंसिपलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जनपद, जना से क्या बना जनपद, जनपद के बाद धीरे धीरे करके जब मिक्स होती है तो बनता है महाजनपद, और महाजनपद से धीरे धीरे हम राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, तो बहुत लेटर फेज में आगे बढ़ेगी, जहाँ पे कहते हैं राष्ट्र बनने की कोशिश करने लगे हैं। तो अब आपके माइंड में किस पता चल रही है, अभी तक जब हम हड़प्पा और इंडस वैली में फंसे थे, तो अभी तक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत डोमिनेटली समझ में नहीं आ रहा था। एक तो कहते हैं स्क्रिप्ट नहीं थी, दूसरी बात पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा नहीं करी गई थी। अब बट जब हम लेटर वैदिक एज के टाइम पे आ रहे हैं, अर्ली में बहुत डोमिनेटली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, बट जब हम लेटर वैदिक में आ रहे हैं, तो हमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लेटर वैदिक को समझेंगे, तो पता चलेगा लास्ट लास्ट तक होते होते लेटर वैदिक में एक पॉलिटिकल सिस्टम बहुत बेटर फॉर्म में, डिफाइंड फॉर्म में डेवलप हो रहा है। वो डिफाइंड में क्या क्या आ रहे हैं चेंजेस, मोनार्कियल सिस्टम आ रहा है, ओलिगार्ची और ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज।
अब ये जो प्रिंसिपैलिटीज हैं धीरे धीरे जाके हमें कौन से चैप्टर से कनेक्ट करेंगी, महाजनपद से। और महाजनपद से आपको पॉइंट पता चलता होगा कि महाजनपद से राजाशाही जब वंश आने लगते हैं, धीरे धीरे करके ये चीज कस्टम आगे बढ़ता रहता है और हमारे पास में अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में टॉपिक्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर राजा अशोक के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशोक के बाद बिंबिसार बिंदुसार, ऐसे करते करते पूरी एंशिएंट हिस्ट्री चलेगी हमें राजाओं के लेके। ठीक है, तो अब आपको रूट समझ में आ रहा है ना, कि जो प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का रूट है ये अर्ली वैदिक से स्टार्ट होके और अब हम इसका लेटर वैदिक सेकंड ग्रेड सेकंड रिफाइनमेंट पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इसको और बेटर कर पाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक दोनों में हमें लड़ाई झगड़े के बारे में बात करी गई है। ठीक है, सिमिलरली जब ऋग्वेद संहिता की बात होती है तो ऋग्वेद संहिता में हमें बैटल ऑफ 20 किंग के बारे में बताया गया है। अब ये देखिए, बुक 2 है, मैंने आपको बताया कि बुक 1 पहले लिखी गई थी और इसके बाद बुक 8, बुक 1 मंडल, ये मंडल है हमारा 1, 8, 9, 10, ये हमारा लेटर वैदिक टेस्ट है ना। तो हमारे ऋग्वेद का लेटर वैदिक टेस्ट में 20 किंग के बारे में बताया गया है। और धीरे धीरे करके हमें पता चलता है, जब मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, एनालिसिस किया, समझा, तो मुझे पता चला कई जगह श्लोक, कई जगह मंत्रों में ये बताया जा रहा है, हिंट किया जा रहा है, एक हिस्टोरियन की आंखों से मैंने जब देखा, तो मुझे पता चलता है कि धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज थी, मतलब छोटे छोटे लोग जो इकट्ठे ट्राइब्स कम्युनिटी में रह रहे थे, वो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और एक एलाइज के फॉर्म में बड़े स्तर पे बनने लगते हैं। ठीक है, जैसे पुरुष और भरत बन गए कुरुस। ठीक है, दुर्वासा कृपिश बन गए पंचाल्स। तो एक तरह से हमें पता चल रहा है छोटी छोटी ट्राइबल प्रिंसिपलिटीज एक बड़ा अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं और एक बड़ी टेरिटोरियल स्टेट में फॉर्म होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ट्राइबल पॉलिटी लीनिएज पे चलती थी, टेरिटोरियल स्टेट फॉर्म होने लगती है धीरे धीरे करके। अब देखिए, हमें एक पॉइंट पता चलता है, जब ये चीजें बढ़ती हैं, एक तरह से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो जो लीडर था एज अ राजन, इसकी पावर ही बढ़ेगी। ठीक है, जब एक मोनार्कियल सिस्टम बढ़ता है, एक मतलब पावर डोमिनेंस बढ़ता है, धीरे धीरे करके सुप्रीमेसी आने लगती है और एक लीडरशिप में पावर गेन होने लगती है लोकल पीपल के विदिन। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे मोनार्की आई, ठीक है, तो पावर किसके पास में आने लगती है? किंग के पास में। जैसे मोनार्की आई, पावर है किंग के हाथ में। अब जैसे जैसे पावर का बढ़ता है तो सुपरमेसी ऑफ राजन बढ़ने लगती है, जैसे मतलब क्या, राजा के बारे में चीजें ज्यादा हाईलाइट होने लगती है, बढ़ा चढ़ा के चीजें चलने लगती है, लेजिटिमेसी आ जाती है और धीरे धीरे करके जो कंट्रोल है, पावर एंड कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज, वो भी राजा के हाथ में आने लगता है। ठीक है, इसके अलावा मोनार्की के अलावा हमें कई प्रकार की ट्राइबल कम्युनिटी मिलती है जहाँ पे अभी भी असेंबलीज चल रही है, जहाँ पे किंग्स नहीं थे। जैसे हमने बात करी, 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है, तो एक मोनार्की हो गई, ट्राइबल गवर्नमेंट कह लीजिए, ट्राइबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे अभी भी स्टिल राजा वाला एस्पेक्ट नहीं है, वहां पे अभी भी कम्युनिटी बेस्ड असेंबलीज में डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें कंटेम्प्रेरी चल रही है, एक दूसरे से ऊपर नीचे चल रही है। फॉर एग्जांपल ऐसे ले लीजिए कि नॉर्थ में कुछ चल रहा है, थोड़ा सा साउथ थोड़ा सा खिसकेंगे 100-200 किलोमीटर, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कुछ और चीज चल रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अलग अलग एस्पेक्ट में चीजें पढ़ेंगे, राजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ब्राह्मण के बारे में देखेंगे कैसे रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो राजन राजन लीडर ऑफ द बैटल। ये मतलब क्या था, आपको पता है कि वॉर पहले से होती आ रही, सिमिलरली वॉर के एग्जांपल हमें इन वैदिक टेक्स्ट में मिलते हैं। फिर इसके बारे में पता चलता है कि इनका काम क्या था, प्रोटेक्शन देना लोगों के सेटलमेंट को और पीपल को, ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट करना। आगे मैं पढ़ाऊंगा ब्राह्मण कैसे अपने आप कहते हैं कि ब्राह्मण को प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, ये प्रोटेक्टर एज अ सोशल ऑर्डर का प्रोटेक्टर था, मतलब क्या, जैसे जो सोशल ऑर्डर चलता है उसको भी राजा प्रोटेक्ट करेगा। ये हेरिडिटरी बेस्ड हो गया था। धीरे धीरे करके पता चलता है हेरिडिटरी आने लगी, मतलब क्या, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, जो पहले अर्ली वैदिक में हेरिटरी बेस नहीं था, यहाँ पे एक तरह से रिजिडिफिकेशन आ रहा है, रिजिड हो रहा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, राजा के बेटे को ही राजा बनने का चांस मिल रहा है। सतपथ ब्राह्मण और ऐतिन ब्राह्मण मैंने जब पढ़ा तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे 10 जनरेशन के राजाओं के बारे में बताया गया है, 10 पुरुषम राजम। ठीक है, सिमिलरली अथर्ववेद में भी कई कई जगह हमें इलेक्शन के बारे में बताया तो गया है, बट बहुत कम एविडेंसेस है जहाँ पे हमें पता चलता है कि अभी भी इलेक्शन होते होंगे, ऐसे असेंबली फॉर्म में हमने देखा था ना, अर्ली वैदिक में असेंबली होती थी। तो हमें यहाँ पे इतने ज्यादा एविडेंस नहीं मिल रहे हैं जहाँ पे इलेक्शन होता होगा। यहाँ पे एक चीज पता चला, फिक्सेशन चल रहा है। वो फिक्सेशन कैसा है? हेरिडिटी बेस्ड है। ठीक है, हमें कई टर्म्स में लगते हैं, साम्राज्य, सम्राट। अब ये कैसे वर्ड, ये धीरे धीरे करके जो राजा पॉपुलर होते जा रहे थे, वो अपने आप को लेजिटिमेट भी करेंगे, वो अपने आप को नाम देंगे, अपने प्रकार की कई चीजें बताएंगे, उनके एम्बिशन होंगे, मैं एक राजा अच्छा बनूं, ये बनूं, वो तो अपने आप को टाइटल दूंगा। धीरे धीरे करके टाइटल वाला कल्चर भी हमें डेवलप होता हुआ दिख रहा है। जैसे आप लेटर वेद में देखो, वो इसके बाद आप देखो चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ठीक है, एक महान महान अपन कहते हैं ना कि टाइटल देना, वो वाली चीजें समझ में आ रही है। देखिए, मोनार्की में क्या होता है, लेजिटिमाइजिंग आइडियोलॉजी होती है। मतलब क्या लेजिटिमाइजिंग आइडियोलॉजी, मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए आप एक व्यक्ति, आप एक राजा है और आप अपने आप को कहना चाहते हैं कि मैं राजा धीराज, मेरा नाम ये है।
तो आपको ये फील होगा ना यार, ये बहुत महान इंसान होगा यार। तो वो अपने नाम के आगे कई प्रकार के टाइटल्स जोड़ेगा। वो टाइटल्स में कभी-कभी भगवान की भी इंटरप्रिटेशन डालेगा, कहीं-कहीं अलग-अलग चीज़ें आएँगी, जो आप मेडिवल में पढ़ोगे, आपको मज़ा आएगा समझने में, जब अर्ली मेडिवल पढ़ेंगे हम। तो पॉइंट पता चल रहा है, टाइटल गेनिंग का जो पॉइंट है, लेजिटिमेट करना, अपने आप को बहुत हाई-फाई दिखाना वाला पॉइंट आ रहा है ना, वो यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है? वो शो ऑफ करने वाला पॉइंट बन रहा है। तो हमें कई बार ऐतिह्य ब्राह्मण में बताया गया है, व्हेन द गॉड्स वर डिफीटेड बाय डेमॉन्स दे रियलाइज इट। हाँ, देखिए क्या है कि इस चीज़ की आइडियोलॉजी को भी प्रमोट किया गया। किस चीज़ की? मोनार्की की। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि एक बात आ रही है कि आपके मन में एक चीज़ आई कि राजा को परमानेंट क्यों कर रहे हैं राजन को? अभी तक तो चल रहा था कि चलो असेंबली सेलेक्ट कर रहे हैं। धीरे-धीरे करके ये कि परमानेंस और हेरिडिटी क्यों आई? धीरे-धीरे आपको पता चलेगा कि मोनार्की को, जो मोनार्कियल स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको सपोर्ट किया जाता है कई टेक्स्ट में। कैसे? जैसे अजय ब्राह्मण कहता है कि जब यहाँ पे राजाओं का, यहाँ पे डेमोस का युद्ध हो रहा था, तो उनको पता चला भगवान को कि भैया हमारे पास में लीडरशिप नहीं थी और एक किंगशिप नहीं थी, जहाँ पे राजा अपने आप लीडरशिप में चीजों को हैंडल करे। इस कारण से हम हार गए। तो उनको यहाँ से पॉइंट पता चला। धीरे धीरे करके वैदिक टेक्स्ट में हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मोनार्की पता चलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोनार्की। तो यहाँ पे पॉइंट पता चला कि राजा की अहमियत बढ़ाई जा रही है। अहमियत मतलब जानते हैं क्या? कि राजा को क्यों जरूरी है राजा। ये चीजें टेक्स्ट में समझ में आ रही धीरे धीरे करके। फिर हमें कई कनेक्शन मिलते हैं जहाँ पे राजा और भगवान के बारे में चीजों को दिखाने की कोशिश करी गई है। अब देखिए भगवान के साथ क्यों क्यों जोड़ा गया है राजा को। क्या होता है ना कि जब हमें किसी चीज को प्रूफ करना पड़ता है, तो हम एक उससे बड़ी आइडियोलॉजी को क्लेम करने लगते हैं। क्लेमिंग प्रोसेस में, क्लेमिंग प्रोसेस में आ जाता है। जैसे क्या कि यहाँ पे लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, तो हम ऐसा कर रहे हैं। इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, तो हम इतने बड़े महान व्यक्ति बन गए हैं। सिमिलरली सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, किंग की आइडेंटिटी विद प्रजापति, हु थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ वाजपेयी एंड राजसूय सेक्रीफाइसेस। मतलब क्या कि भाई यहाँ पे प्रजापति जो है उनको जोड़ा गया है राजा से, कि जब ये राजा वाजपेयी और राजसूय सेक्रीफाइसेस यज्ञ करता है, तो उसको प्रजापति के थ्रू एक आइडेंटिटी मिलती है राजा बनने की। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब क्या एक वैलिडेशन मिल रहा है लोगों को सामने दिखाने के लिए कि हम इतने महान हैं, कि हमें जो राजा बनाने का ड्यूटी दी गई है, वो भगवान ने ही दी गई है। और जो अल्टीमेट पावर है, वो चाह रही है कि मैं भगवान बनूं, वो राजा बनूं, इसलिए मैं राजा बन रहा हूँ। तो एक तरह से पावर को लेजिटिमेट किया जा रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है, शो ऑफ किया जा रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ाई जा रही है। ठीक है? राजा के पास में टैक्सेशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। राजा एक्वायर ग्रेट कंट्रोल ओवर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। धीरे धीरे करके देखिए क्या है, एग्रीकल्चर में सरप्लस बनने लगते हैं चीज़ों के। तो एक तरह से रिसोर्सेज की भी चीज़ें बढ़ने लगती हैं। और रिसोर्सेज में केवल एग्रीकल्चर अकेले ये नहीं होता कि आपने कहा गेहूँ, चावल, ये सब नहीं। इसके अलावा भी कई प्रकार के आर्टिफैक्ट्स बनते थे, का आर्ट एंड क्राफ्ट होता था। धीरे-धीरे पता चलता है कि राजा के पास में प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के पास ज़्यादा पावर आ रही थी, ज़्यादा कंट्रोल आ रहा था रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है? हमें पता चलता है बलि, जो पहले अर्ली पीरियड में वॉलंटरी ऑफरिंग था, मतलब क्या लोग अपनी इच्छा से राजा को गिफ्ट करने जाते थे। अब वो ओलिगेटरी हो गया, मतलब क्या कंपल्सरी हो गया। तो एक तरह से ये टैक्सेशन फॉर्म में समझ में आ रहा है कि बलि जो शेयर है लोग दे रहे हैं अपने राजा को, क्योंकि वो राजा से राजा की पावर को पेट्रोनाइज कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए उनकी पावर को मान रहे हैं कि हमारे प्रोटेक्टर है, ये हमें राजा, हमें दूसरे युद्धों से बचाएंगे, या हमारे लैंड की रक्षा करेंगे, हमारे सेटलमेंट की रक्षा करेंगे, इसलिए हम इनको दे रहे हैं। बट अब ये धीरे धीरे करके परमानेंसी की तरफ जा रहा है, जहां पे पता चल रहा है कि लोगों को अब ये चीजें परमानेंट देनी पड़ रही है, बलि। ठीक है? सतपथ ब्राह्मण में वैश्य ऑफर बलि बिकॉज ही इज अंडर द वश। मतलब क्या, वैश्य जो होते हैं वो अंडर है, कंट्रोल में, इस कारण से बलि दे रहे हैं राजा को, क्षत्रिय। ठीक है? एंड हैज टू गिव अप व्हाट ही हैज स्टोर्ड व्हेन ही इज टोल्ड टू डू सो। और वो जो स्टोर कर रहा है वैश्य, जो एक वैश्य है, वो अपने सामान स्टोर कर रहा है, वो राजा को देता है जब उसको जरूरत पड़ती है राजा को। ये एक कंट्रोल के हिसाब से हो रहा है। मतलब यहाँ पे चीज समझ में आ रही है। पहले जो वॉलेंट्री थी कि भाई मुझे देने का मन है तो मैं दूंगा, नहीं मन होगा तो नहीं दूंगा। अब बट यहाँ पे जब राजा अगर मांगेगा तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है? एक पॉइंट पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें इच्छा से नहीं चल रही, यहाँ पे कुछ चीजें फॉर्मल हो रही है कि यू हैव टू गिव दैट थिंग बिकॉज राजा इज डिमांडिंग दैट थिंग। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। राजा को विश्व माता भी कहा गया है। मतलब क्या, ईटर ऑफ द विश पीपल। ईटर ऑफ द विश मतलब क्या कि जो विश लोग रह रहे हैं, वैश्य लोग रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं, विश मतलब पीपल, उनको एज अ रिसोर्सेज के हिसाब से यूज कर रहा है। ठीक है? बली फ्रॉम द पीपल इज नॉट एक्जैक्टली वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ टैक्स। बली को प्रॉपर्ली टैक्स डिफाइन नहीं कर सकते इस पीरियड में, जब लेटर वैदिक की बात है तो ये हम कह नहीं सकते टैक्स होगा। हाँ, बट कुछ फॉर्म ऑफ ये है कि यहाँ पे जो पहले वॉलेंट्री वर्ड चल रहा था वो हट के यहाँ पे थोड़ा सा कंपल्सरीनेस समझ में आना है कि डिमांड जब वो कहेगा तो यू हैव टू गिव दैट थिंग। ओके? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ब्राह्मण। अभी तक हमने अपनी हायरार्की में क्षत्रिय को, राजन को देख लिया। अब हम देखेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण और राजा के बीच में बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप रही है। और ये फ्रेंडशिप आपको लेटर पीरियड में भी दिखती रहेगी। लेटर पीरियड मतलब इसके आगे वाले समय में मिलेगी। जैसे आप देखोगे अकबर बीरबल की कहानी तो आपने बचपन में सुनी होगी, उसमें भी कई चीजें पता चलती है कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद में आप मेडिवल में भी देखोगे, तो मेडिवल में भी राजा जो
ये जो कहते हैं रिलीजियस गुरुज होते हैं, इनसे भी कनेक्ट होकर चलते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध है राजा और ब्राह्मण का, वो बहुत लंबे समय तक चलेगा। अब देखेंगे, बहुत बड़ा दर्जा दे के रखे हैं कि उस समझदार है, मैं उनसे चीजें सीखूंगा। ठीक है। अब राज्य सूर्य सेरेमनी है, ये सब सेक्रीफाइसेस को, सेरेमनीज को बाद में पढ़ेंगे। वैसे राज्य सूर्य सेरेमनी होती है जब राजा अपने आप को, जैसे राजा अपने आप को बताता है कि अनाउंस करते हैं कि ये आज से आपके राजा है, जो आपके राज्याभिषेक वाला पॉइंट है, वो चीज आती है। यहाँ पे क्या है, पुरोहित अनाउंसेस, पुरोहित इंट्रोड्यूस द किंग टू द असेंबल्ड पीपल एंड अनाउंसेस। यहाँ पे क्या है, जब ये वाला राजसूय सेरेमनी होती है तो यहाँ पे पुरोहित होते हैं। जैसे पुरोहित आए, पुरोहित ने कहा कि आज से हमारे राजाधिराज अशोक है। ठीक है। तो यहाँ पे किसका रोल बढ़ गया, पुरोहित का। पुरोहित ने कहा ना कि आज से आपके राजाधिराज अशोक है। यहाँ से एक पॉइंट पता चल रहा है कि पुरोहित की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये राजा को उनकी पावर के बारे में बता रहे हैं कि आज से आज हमारे पूरे पब्लिक के राजा आपको एक तरह से अनाउंसमेंट दे रहे हैं। सतपथ ब्राह्मण में एक जगह कहा गया है, दिस मैन इज योर किंग, सोम इज अवर किंग। दिस मैन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक किंग की बारे में बात कर रही गई है, जहां पे ब्राह्मण बता रहे हैं कि आज से ये व्यक्ति आपके किंग है, पर हमारे किंग सोम है। सोम भगवान के बारे में एनर्जी ऑफ किंग। तो यहाँ पे सोम भगवान हमारे किंग किसके, ब्राह्मण के। पॉइंट समझ में आ रहा, मतलब क्या, ब्राह्मण इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हम राजा के ऊपर हैं, राजा हमारे नीचे है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तभी ब्राह्मण को, जहां अपन अभी हायरार्की समझेंगे, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया है। ठीक है, एक पॉइंट समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राजा ने जब अपने आप को राज सिंहासन पे डाला तो अपनी एक लेजिटिमेसी करेगा। लेजिटिमेसी मतलब हाई फाइनेंस दिखाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख के समझिए, जब आपके यहाँ पे, जब आपको कभी जॉब वगैरह में या स्कूल में रिजल्ट आता है, तो आपको प्रमोशन मिलता है, रिजल्ट आता है, तो आप उसको सेलिब्रेट करते हो। ठीक है। तो आप आस पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे को भी बुलाते हो, वर्मा जी के बेटे को बुलाते हो, सबको पार्टी देते हो, कह रहे भाई देखो मेरा फर्स्ट रैंक लगा है, मैंने ये वाला एग्जाम क्वालिफाई किया है, ऐसे कुछ ना कुछ बोलते हो। वो क्यों करते हो आप पार्टी ऑर्गेनाइज? वो पार्टी हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को दूसरों के सामने बेटर दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, आई हैव डन दिस थिंग, आई हैव सम पावर, आई हैव दिस मच इंटेलेक्चुअल लेवल के, मैंने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो आप दूसरों को दिखाने के लिए कई प्रकार की पार्टीज करते हो, दोस्तों को पार्टी देते हो, ट्रीट्स देते हो। ठीक है। वैसे ही राजा अपनी लेजिटिमेसी गेन करने के लिए कई प्रकार के सेक्रीफाइसेस करता था। जैसे राजे सूर्य सेक्रीफाइस, अश्वमेघ सेक्रीफाइस, वाजपेयी सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब पूजा पाठ टाइप ऑफ, मतलब बड़े लेवल पूजा करवाना। राज्य सूर्य मतलब क्या होता है, जब राजा की कॉन्क्रेशन सेरेमनी होती है, जब मतलब क्या, राजा को पावर मिलती है, उसका एक तरह से आज के टाइम पे अपन कहते हैं राज्याभिषेक करना। ठीक है। तो वो राज्याभिषेक वाली जो पावर है वो करते थे। इसमें रत्ना विमिषी भी होता है, मतलब क्या कि आपके जो पूरे वो प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जहाँ पे कई प्रकार के रत्न बैठते हैं आपके। फिर उसके बाद में अश्वमेघ यज्ञ करवाता है, जहाँ पे हॉर्स का सेक्रीफाइस करवाता है। हॉर्स सेक्रीफाइस में क्या, वो अपने पूरे, ये हो रहा है, अपने घोड़े को दौड़ाता है और कहता है कि जाओ भाई, जो इसको रोक लेगा मैं उससे लड़ाई कर लूंगा। आपको याद होगा रामायण में जब लव कुश ने एक घोड़े के रथ को रोक लिया था, याद होगा शायद, अगर आपको, आपने देखी है तो वहां पे भी अश्वमेघ सेक्रीफाइस किया था राम भगवान ने। तो ये वाला पॉइंट वहां से आता है कि राम भगवान ने अश्वमेघ सेक्रीफाइस किया था कि मैं अपनी पूरी टेरिटरी में घोड़ा घुमाऊंगा, और जो उसको रोकेगा मैं उसके अगेंस्ट वॉर करूंगा। ऐसे कुछ उसमें फिलोसफी रहती है। तो कोई इनको रोकता नहीं है, क्योंकि सब उनके अंडर माने जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाता है कि राजा का एक्सपेंशन कितना बड़ा है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद में राजा कई प्रकार के वाजपेय सेक्रीफाइस करवाता था, जहाँ पे चैरियट रेसिंग होती थी। ठीक है। तो एक तरह से आप कह लीजिए, जो आज के टाइम पे आपकी पार्टी होती है ना, कि रेस्टोरेंट में जाके पार्टी कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, ट्रीट्स दे रहे हैं, उस टाइम की चीजें लेजिटिमेट करवाने की होती थी। ठीक है। इस टाइम पे राजा जब ये सेक्रीफाइस करा था, तो कई प्रकार के टाइटल देता था अपने को। मैंने टाइटल के बारे में चर्चा करी ना भी आपसे, कि टाइटल मतलब क्या, कि राजा अपने आप को इंपॉर्टेंट बताने के लिए बता कि आई एम ब्रिलियंट 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 दिस मैन, मेरा नाम फलाना 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 है, मैं इतना बड़ा महान हूँ कि देखिए मेरे आगे नाम की आगे महानता दिख रही है। जिससे क्या होगा, जो व्यक्ति ने देखा नहीं होगा वो भी मुझे देख के घबरा जाएगा, अरे राजा इतने भयानक है। राजा का नाम, कभी कभी क्या होता है ना, हम नेम के इंप्रेशन देख के भी व्यक्ति को थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, अच्छा अच्छा ये बहुत पोलाइट व्यक्ति होंगे, बट जब पता चलता है अरे भाई तो एग्रेसिव है। तो सिमिलरली नेम के आगे जब कोई टाइटल लगा रहता है, तो हमें पता चल जाता है कि राजा कितना महान है। ये पॉइंट दिखाने के लिए राजा अपने आगे कई प्रकार के टाइटल यूज करने लगता है, जैसे राजाधिराज, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। ठीक है। और इस टाइप की कई चीजें पता चलती है। जैसे राजा विश्वराजन के बारे में पता चलता है, एक रथ के बारे में पता चलता है, सम्राट के बारे में पता चलता है। ये सब चीजें क्यों होती थी, राजा अपने आप को लेजिटिमेट दिखाने की कोशिश करता है, गेन लेजिटिमेसी, मतलब वही जो पॉइंट आता है ना, कि अपने आप को बेटर, अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है, विशाल, वो विशाल नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे अपने आप को कि बहुत ज्यादा स्पेशल बताने की कोशिश कर रहा है, तभी वो लेजिटिमेसी वर्ड यूज होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे चल रहा था। हमने राजा के बारे में जान लिया, हमने ब्राह्मण के बारे में जान लिया, अब हम देखें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अभी तक हमें, जब अर्ली वैदिक पढ़ रहे थे, अर्ली वैदिक में हमने देखा था सभा चलती है, समिति चलती है, विधाता चलती है। ठीक है। यहाँ पे पता चलता है कि जो सभा है, अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जो सभा है, जो एलाइट लोगों की गैदरिंग थी, यहाँ पे एलाइट लोगों की गैदरिंग को अब राजा नॉमिनेट करेगा। यहाँ पे जो राजन है वो नॉमिनेट करेगा अपने प्रकार के लोगों को। ठीक है। समिति को हटा दिया गया,
और विधाता को भी खत्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से पॉइंट पता चलता है कि जब राजा ही सिलेक्ट कर रहा है तो डेमोक्रेसी आ जाती है। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी अभी अर्ली वैदिक में चली डेमोक्रेसी हटने लगी। अब हम धीरे धीरे डेमोक्रेसी वाले पैटर्न से, डेमोक्रेटिक पैटर्न से एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना? कि अब आपको छोटा सा हिंट हो रहा है जैसे जैसे पावर बढ़ती है। देखिए क्या होता है, जब कभी पावर एक हाथ में आती है और पावर बढ़ने लगती है तो जो इंस्टीट्यूशन की पावर है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। इंस्टीट्यूशन पावर डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल एक पल को लेके चलिए, जब कभी मिलिट्री कूप आपने सुना होगा, आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं तो 9th क्लास की किताब में भी शायद मिलिट्री कूप के बारे में बताया जाता है। जब कभी कोई आर्मी जनरल कूप कर लेता था तो एक तरह से जो गवर्नमेंट का सिस्टम था पूरा टूट जाता था, क्रैक हो जाती थी चीजें। तो जो पूरी पावर एक वन मैन आर्मी के पास आ जाती थी, वन मैन एक व्यक्ति के पास में पूरी पावर रहती थी। तो जब ये पूरी पावर रहती है एक तरीके से पता चलता है जो इंस्टीट्यूशंस की पावर है वो वीक हो जाती है और एक डोमिनेटिंग पावर बन जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, तो एक तरह से पता चल रहा है कि अब राजा के पास में ज्यादा पावर आ रही है और जो इंस्टीट्यूशन पहले चल रहे थे समिति और विधाता वाले, वहां पे खत्म होते आ रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, एक पॉइंट ही पता चला। धीरे धीरे करके पता चल रहा है जब राजा के पास पावर आ गई तो अब ऑफिसर्स बढ़ने लगेंगे। ऑफिसर्स मतलब क्या, अब राजा अपनी कमेटी बनाएगा, अपने गिने चुने अच्छे अच्छे लोगों को छाटेगा, उनको अपने कुछ ना कुछ पर्टिकुलर काम देगा कि आपको ये काम करना है, आपको आज से ये वाला काम करना है। इस प्रकार से चीजें चलेंगी। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, कई बार मेंशन किया गया था, सभा और समिति के बीच, सभा और समिति प्रजापति की डॉटर है। ठीक है, और धीरे धीरे पर इनकी पावर डिक्लाइन हो रही है। हाँ, ये वाला पॉइंट था। अथर्ववेद में कहीं कहीं बताया गया है सभा समिति और सेपरेट बॉडी, दो चीजें आ रही है। और कई बार हमें मेंशन किया गया है कि यहाँ पे प्रेयर्स है। ये हमने अर्ली वैदिक पढ़ा था, अर्ली वैदिक में हमने पढ़ा था, कई प्रेयर्स मेंशन करी गई है सभा और समिति के बीच में, आपको एक यूनिटी बनाए रहे इस कारण से कई प्रेयर्स थी। तो हमें पॉइंट पता चल रहा था अर्ली वैदिक में भी कि इनके बीच में सभा समिति विधाता इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते होंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जब पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ गया एक व्यक्ति का, तो यहाँ से पता चलता है कि डेमोक्रेसी को जन्म दे देते हैं। यहाँ से हम आगे जाके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होते जाते, वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ में इन्वॉल्व होते जाते हैं, क्योंकि अब पूरी पावर जो है वो आ जाती है राजा के पास में। ठीक है, तो जो पहले डेमोक्रेसी थी अर्ली में वो हट के कहाँ आ गई, मोनार्की में। ओके, पावर बढ़ गई, किसके पास आ गई, राजन के पास में। और राजन ने क्या किया, समिति और सभा में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। सभा में लाइट लोग को हटा के अपने आप पर्टिकुलर नॉमिनेटेड लोगों को डाल दिया और समिति को हटा दिया, विधाता को हटा दिया। आगे देखते हैं, कई प्रकार के ऑफिसर्स का मेंशन किया गया इन बुक्स में। तो पता चलता है ब्राह्मण, पुरोहित, राजन्य मतलब नोबल पीपल रहते होंगे, जैसे राजा की फैमिली के भाई हो गए, छोटे भाई हो गए, कजिन भाई हो गए। महिषी चीफ क्वीन, सेनानी, ठीक है, सुतार, सुचैरियर या फिर कोटियर या बार्ड भी कहते हैं, ग्रामीणी विलेज का हेडमैन। ठीक है, ऐसे कर करके हमें कई प्रकार के नाम मिलते हैं जो कि उनके राजा के ऑफिसर्स रहते होंगे, जो कि मेन पार्ट करते होंगे। इनको रत्ना विषय भी कहा जाता है। और ये पार्ट होते थे जब राजसूय सूर्य सेक्रीफाइस होते थे, ये सभी वहां पे बैठते थे और इन सभी के लेके वो प्रेयर होती थी कि भैया इन सभी को शक्ति दीजिए, और यहाँ से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है। अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में चीजें। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में मैं आपको चीजें बहुत इंटरेस्टिंग में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीज आपको पूरी वैदिक एज के बारे में हाईलाइट कराएगी। अब मैं आपसे कहूंगा आप लोग इमेजिन करिए और आप बस देखिए कि क्या चल रहा है समय में। ठीक है, हम देखते हैं कई प्रकार की, अच्छा इस टाइम पे जब वैदिक एज चल रही है तो यहाँ पे अब हम कम्युनिटी में आके बैठ गए। अभी तो हमने राजा के स्तर से देखा, अब हम देखेंगे लोकल मैन के स्तर से। ठीक है, लोकल पीपल में क्या चल रहा है, तो पता चलता है कि दना स्तुति में कई प्रकार के गिफ्ट्स की बात करी गई है, प्रेजेंट्स की। ठीक है, जैसे काऊ, मतलब क्या गिफ्ट काऊ में दी जाती है, गिफ्ट में काऊ दी जाती होंगी, हॉर्सेस दिए जाते होंगे, चैरियट्स, गोल्ड क्लॉथ, फीमेल स्लेव्स। ये कहाँ जाते थे, किंग्स टू प्रीस्ट। मतलब समझ में आ रहा है, जहां हम ब्राह्मण और क्षत्रिय की रिलेशनशिप की बात करते हैं, कैसे इनके कनेक्शन रहे होंगे, तो राजा कई प्रकार के गिफ्ट आइटम ब्राह्मण को देता था। अब इन गिफ्ट आइटम से एक पॉइंट समझ में आता है, इस टाइम पे क्या क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, मतलब वैल्यूड आइटम क्या क्या थे, इंपॉर्टेंट गिफ्ट आइटम क्या क्या थे। कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में पता चलता है कि वेल्थ में क्या क्या चीजें चल रही है, और एक रिलेशनशिप और एक्सचेंजेस के बारे में पता चलता है कि राजा और किंग के बीच में क्या किस प्रकार की रिलेशनशिप में एस्पेक्ट में चीजें चल रही थी। ठीक है, आगे देखेंगे गिफ्ट के बारे में। सबसे पहले हमें लेटर वैदिक में लैंड गिफ्ट के बारे में पता चलता है, लैंड गिफ्ट के बारे में। बट क्या है, इसके ऊपर भी कई प्रकार के व्यूज मिक्स हैं। व्यूज मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक किताब में कुछ लिखा है, फिर इसी किताब के आखिरी आखिरी पेज तक आके अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लैंड ग्रांट्स को लेकर क्या चर्चा करी गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, किंग शुड गिव 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, अ फील्ड एंड अ कैटल टू ब्राह्मण हु अपॉइंट्स हिम। ठीक है, मतलब क्या, जो किंग है, जिस ब्राह्मण ने राजा का राज्याभिषेक किया है, जिसने अपॉइंट किया है, उसको राजा 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड देगा, फील्ड देगा, और कैटल देगा। अच्छा, आज आप एक चीज सोचिए, आपके घर में जब कोई रिचुअल होता है, जैसे मैं हिंदू कल्चर से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ जब कोई रिचुअल होता है तो जो ब्राह्मण्स को
दान दिया जाता है। ठीक है, उस दान में अनाज भी होता है, पैसे भी होते हैं, और जबकि बहुत बड़े लेवल पे पूजा होती है तो हम उसमें कुछ गोल्ड वोल्ड के आइटम भी देते हैं। ठीक है, गोल्ड के आइटम देते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स देते हैं, और कभी कभी जब बहुत बड़ा ऐसे राजा वगैरह वाला चल रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी डोनेशन होती है। तो आपको एक पॉइंट चल रहा है, दान वाला एस्पेक्ट जो अभी अपन फॉलो कर रहे हैं वो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है। जहाँ पे किंग और ब्राह्मण की जब बात आ रही है तो ब्राह्मण को स्टार्टिंग से गिफ्ट्स मिलते आ रहे हैं। गिफ्ट्स में, दान में आपका बना बनाया खाना भी हो सकता है, आपके यहाँ अनाज भी हो सकता है कि मैंने भैया 10 किलो वीट दिए हैं, 10 किलो चावल दिए हैं ब्राह्मण को। ठीक है, इस प्रकार से कई प्रकार की चीज चलती है। ऐसे ब्राह्मण में एक बार जब राजा विश्वकर्मा पवन ने अपने ब्राह्मण पुत्र कश्यप को दक्षिणा के रूप में भूमि देने की इच्छा जताई जाती है, भूमि देने की इच्छा करते हैं, मतलब क्या, राजा कहते हैं कि मैं अपनी भूमि देना चाहता हूँ इनको, तो वहां से स्वयं धरती माँ आती है और कहती है कि भाई धरती कोई दान देने की चीज नहीं है, आप धरती के किसी परिस्थिति में दान नहीं किया जा सकता। मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे ब्राह्मण में जैसे एक जगह लिखा गया था कि फील्ड दे रहे हैं, और दूसरी जगह दिया गया है फील्ड को एज अ गिफ्ट आप नहीं दे सकते हो, किसी को भी दान नहीं कर सकते हो फील्ड का। तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है, दोनों में भी अलग अलग वेरिएशंस है, सेम टेक्स्ट है, दोनों टेक्स्ट सेम है बट अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। सेम सतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है, जहाँ पे सेक्रीफाइस पे उन्होंने कहा है कि हमें दान मेंशन नहीं करना, ये फील्ड वाला दान नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके पहले था, आपने जब अर्ली वैदिक पढ़ा तो फील्ड दान के बारे में बात क्यों नहीं आई? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं था। इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई। जब हम लेटर वैदिक में आते हैं तो हम जब यहाँ शिफ्ट होते हैं तो एग्रीकल्चर मिलता है, एग्रीकल्चर एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स होता है, उस समय एग्रीकल्चर सरप्लस मिलेगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, खाना पीने की चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो पहले कैटल डोमिनेटिंग था, कि कैटल का बहुत ज्यादा दान होता था, मेन रूप से कैटल चलती थी, अब वहां पे ब्राह्मण भी क्या एक्सचेंज करने लगे, यहाँ पे ब्राह्मण मांगने लगे फील्ड्स, लैंड ग्रांट्स। तो यहाँ पे एक तरह से लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे मेटलर्जिकल एक्टिविटीज क्या होती है। हमने जब अर्ली वैदिक पढ़ा था तो शब्द मिला था आर्य। ठीक है, आर्य वर्ड को हमने जोड़ा था कॉपर और ब्रॉन्ज से। ठीक है, अब जहां पे जो सॉरी अयास अयास वर्ड, अयास वर्ड जो हमने जोड़ा था कॉपर ब्रॉन्ज से जोड़ा था, अब जो हम वर्ड देखेंगे काय से जोड़ता है, इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलता है यहाँ पे आयरन की खोज हो जाती है। ये भी बहुत लेटर पीरियड है, मतलब लेटर वैदिक की भी एंडिंग वाले फेज की बात चल रही है। यहाँ पे यजुर्वेद और अथर्ववेद में कृष्ण अयास, श्याम, श्यामा अयास, जिसको डार्क मेटल के रूप में पहचाना गया है, तो हमें पता चलता है आयरन का यूज होता होगा। अब भाई जब आयरन आता है, ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर में इसका यूज होगा, एग्रीकल्चर में यूज होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे मेटल एग्रीकल्चर को इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, हमें तृतीय संहिता और ब्लैक यजुर्वेद में कई प्रकार के प्लग्स के बारे में बताया गया है। जब एग्रीकल्चर में आता है तो एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर जो अपन कहते हैं ना, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स जो अपन को मिलते हैं, जिससे खुद बीन करते हैं, क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी हो गया, ये सब चीजें हमें समझ में आने लगती है, इनके बारे में मेंशन होने लगेगा। ठीक है, हमें पता चलता है अथर्ववेद में नाइफ के बारे में मेंशन किया गया है। सतपथ ब्राह्मण में हमें कई प्रकार के आयरन टूल्स को लिंक किया गया है जो कि पीजेंट से कनेक्ट करे गए हैं, और आयरन को भी कनेक्ट किया गया है कॉमन पीपल से। अब देखिए कॉमन पीपल ही एग्रीकल्चर कर रहे हैं मोस्टली, तो हमें कई प्रकार से खेती किसानी से और अयास वर्ड को जोड़ा गया है। हमें कई प्रकार के, अब देखिए अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अर्ली बुद्धिस्ट, क्योंकि बुद्धिस्ट जैनिज्म वाला टॉपिक हम डील करेंगे, अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सुतनि पता एक बुक है, इसमें लिखा गया है कि हमें कई प्रकार के हैमर्स, स्टेक, बॉल्स जो कि अयास से बने, इस चीज के बारे में पता चलता है। हमें कई, एक जगह एग्जांपल मिलता है प्लग शेयर, जहाँ पे वो जो गर्म हो जाते हैं दिन में और जब उसको पानी में डालो छन 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 आवाज आती है, एक तरह से हमें आयरन के बारे में पता चलता है, आयरन ही होगा। हमें अष्टदही मिलती है पन्नी पन्नी की, जहाँ पे एलोवेरा खुशी कहा गया है इसको, खुशी आयरन को, यहाँ पे हमें इस चीज का एविडेंस मिलता है, बट ये बहुत लेटर पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब 350 की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से हमें कई जगह एविडेंसेस मिलते हैं जहाँ पे हमें आयरन के बारे में पता चलता है। अब इसके बाद में ऑक्यूपेशन देखें कि लोग क्या क्या करते हैं, तो आपने देखा, अरे यहाँ पे लोग कारपेंटर हैं, चेरियट्स मेकर हैं, बो एंड एरो मेकर हैं, मेटल वर्कर हैं, लेदर वर्कर हैं, पॉटर्स हैं। ठीक है, हमें ब्रज सही संहिता और तृतीय संहिता में कई जगह क्राफ्ट के ऑक्यूपेशन मिलते हैं, डोर कीपर, चैरियट, अटेंडेंट, ड्रमर, मैट मेकर। ठीक है, हर्ट्समैन, प्लगमैन, एस्ट्रोलॉजर, गोल्डस्मिथ, इस प्रकार के कई ऑक्यूपेशंस के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, अब आपके मन में आता होगा कि भाई लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो हमें ट्रांसपोर्ट में पता चलते हैं, लोग चैरियट्स रथ में जाते थे। ठीक है, हॉर्स तो एलिफेंट का यूज करते थे, और यहाँ पे जो चैरियट्स को वॉर में स्पोर्ट्स के रूप में भी यूज करते हैं। स्पोर्ट्स में से क्या, हमने एक वो यज्ञ पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद वॉर में भी यूज होता होगा।
वोट्स के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी अभी फिलहाल एक्सचेंज बार्टर में ही चल रहा है। बार्टर मतलब क्या, आप मुझे 2 बोरी गेहूँ तो मैं आपको 2 बोरी चावल दूँगा, ठीक है? टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, यहाँ पे कई प्रकार के सेटलमेंट्स के बारे में चर्चा करी गई है और धीरे-धीरे करके यहाँ पता चलता है तृतीय अरेनिका में नगर वर्ड को यूज़ किया गया है, जो कि एक सेंस ऑफ टाउन के बारे में हिंट कर रहा है। तो एक पॉइंट से पता चलता है कि यहाँ से हमें धीरे-धीरे करके अर्बनाइज़ेशन की बिगिनिंग के बारे में पता चलेगा कि यहाँ से अर्बनाइज़ेशन शुरू हो रहा है और हम महाजनपद की पीरियड को लिंक कर देंगे, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। चंद्र का उपनिषद में कहा गया है, कई प्रकार के साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बताया गया है। हम एजुकेशन के बारे में देखें तो हमें इतिहास में, इसलिए को वेद खुद एक स्टडी है, लोग वेद को पढ़ते थे, याद करते थे, ओरली याद करते थे। फिर हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, रामायण वगैरह हो गया, पुराण हो गई, स्पिरिचुअल नॉलेज, ब्रह्म विद्या, ग्रामर के बारे में पता चलता है, क्रोनोलॉजी के बारे में पता चलता है, डायलेक्ट्स के बारे में, एथिक्स के बारे में पता चलता है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पता चलता है, मिलिट्री साइंस, साइंस ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स के बारे में पता चलता है क्योंकि वो देखिए फॉरेस्ट में रह रहे हैं मोस्टली लोग, स्नेक्स के बारे में पता चलता है, नॉलेज ऑफ देव, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो एक प्रकार चलता है एजुकेशन सिस्टम में भी ग्रोथ हो रही थी, ठीक है? फिर हम सतपथ ब्राह्मण, अब मोस्टली चीज़ें पहले स्टार्टिंग में ओरल ट्रेडिशन में चल रही है, कहीं-कहीं ओरल इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसको लिखा भी जा रहा है। सतपथ ब्राह्मण में पता चलता है कि उपन्यास सेरेमनी, यंग बॉय को ब्रह्मचार्य जीवन में जब जाता है, जैसे स्टूडेंटहुड में जाता है, तो उसको उपन्यास सेरेमनी मिलती है कि अब से आपका जीवन एक लर्निंग फेज में आ रहा है। बट एजुकेशन मोस्टली इलाइट्स मेल को ही मिलती थी, जो शूद्र है उनको ऑप्शन नहीं रहता था एजुकेशन मिलने का, ठीक है? एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, चाहिए ट्रेसिंग, डाइसिंग, फ्लूट प्लेयर, ड्रमर, ऐसे कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। हमें ब्रज संहिता में पुरुष में एक सैक्रिफाइस में पता चलता है, एक्टर और डांसर्स के बारे में पता चलता है। यजुर्वेद में हमें पोल डांसर के बारे में पता चलता है, वर्षनात्र, ठीक है? एक प्रकार से हमें ये पता चलता है एंटरटेनमेंट कैसे चल रहा होगा लोगों का। हमें कई प्रकार के फूड्स के बारे में पता चल रहा है। इसमें से एक क्वेश्चन ये आ गया है, पीवाईक्यू में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? हमें अपूपा, एक केक जो घी के साथ मिलाया जाता था, जिसमें राइस और बार्ले मिक्स होके बनाया जा रहा है। ओदाना, कर्मभा, यवदगु, सूरा, सोमा, इस प्रकार के कई फूड आइटम्स के बारे में पता चलता है और फूड आइटम से हम उनकी डाइट्स के बारे में समझ पाते हैं कि भाई डाइट क्या चल रही होगी इन लोगों की, ठीक है? क्लोथिंग के बारे में देखें तो हमें क्लोथिंग के वूलन थ्रेड्स के बारे में पता चलता है, जिसके लिए वर्ड यूज किया उड़ना सूत्र। हमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स निक्ष के बारे में पता चलता है, जो गले का सेट कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि नेकलेस, वो वाला पॉइंट आता है। हमें ब्राह्मण में कई प्रकार का परागशा, मतलब मिरर के बारे में भी चर्चा करी गई है, मेटल मिरर, ठीक है? अब देखते हैं वर्ण सिस्टम। अब वर्ण सिस्टम के बारे में समझना सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी होगा, क्योंकि वैदिक एज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था एक्चुअली ये एक टाइप ऑफ आइडियोलॉजी है। मतलब क्या कि आप अगर पूछो कि वर्ण व्यवस्था क्यों आई, तो ये एक प्रकार का विजन था या फिर एक प्रकार की कुछ लोगों की आइडियोलॉजी थी उस टाइम पे, जो एलाइट लोग थे, जहाँ पे एक आइडियोलॉजी थी जो कि सोशल डिफरेंशिएशन कर रही है लोगों के बीच में, एक आइडियोलॉजी है जो कि सोशल डिफरेंशिएशन कर रही है लोगों के बीच में। और ये आइडियोलॉजी कहाँ से, लाइट लोगों के द्वारा आती है, ठीक है? अब ये धीरे धीरे करके लेटर वैदिक एज में एक हेरिडिटी के फॉर्म में आने लगती है। हेरिडिटी फॉर्म मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य। अभी थोड़ा सा एक तरह से रिजिड रिजिड हो रहा है, ठीक है? हमें ये आइडियोलॉजी में क्या क्या चीजें समझ में नहीं, हमारी जो आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी के बाद अफेक्ट क्या कहाँ आता है, तो हमें पता चलता है कि इसका अफेक्ट कई प्रकार के सोशल बाउंड्रीज क्रिएट होने लगी, ठीक है? हमें कई प्रकार के रोल्स पता चलने लगे, पर्टिकुलर रोल्स कि भैया आज से आपको यही काम करना है, अगर आपका बच्चा होगा वो भी यही काम करेगा, ठीक है? हमें एक सोसाइटल स्टेटस पता चलता है कि इसको ऊपर रखा गया है, इसकी वैल्यू करते हैं, इसकी बात मानी जाती है कि नहीं मानी जाती है, इसको अनटचेबल तो नहीं कहा गया है। हमें कहीं रिचुअल प्योरिटी के बारे में पता चलता है। रिचुअल प्योरिटी मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उस यज्ञ में नहीं कर सकते, आपको मंदिर आने की, जैसा भी आज के टाइम पे कहते हैं कई जगह, कुछ कुछ मंदिर में अभी जब आप पढ़ोगे तो पता चलता है कि कुछ कुछ आइडियोलॉजी ऐसी थी कि यहाँ पे इस चीज़ को अलाउ नहीं करते थे कि भाई ये भी आप आइए। तो कई कई प्रकार की रिचुअल प्योरिटी के बारे में पता चलता है। वर्ण हायरार्की एक ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की आइडियोलॉजी थी, जो ब्राह्मण्स वगैरह से दी गई थी और ये कई सेंचुरीज तक चलती है, ठीक है? और धीरे धीरे करके ये चीजें फाइनली चेंज हो जाती, मतलब फिक्स हो जाती है धर्मशास्त्र आते आते, ठीक है? धर्मशास्त्र आते आते चीज चेंज हो जाती है, मतलब वो क्या फिक्सेशन में जाता है कि रिजिडिटी को और रिजिड हो जाती है धीरे धीरे ग्रेजुअल फेजेस में। अब देखते हैं वर्ण के बारे में प्रॉपर्ली धीरे धीरे एक करके समझें। सबसे पहले हम जब बुक 10 पढ़ रहे हैं, देखिए अर्ली वैदिक में हम चर्चा करते हैं। अर्ली वैदिक में वर्ण वर्ण नहीं मिलता है, वर्ण वर्ण नहीं मिलता है। अर्ली वैदिक में हमें एक कलर कॉम्प्लेक्स के हिसाब से चीजें समझ में आती है कि वहां पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी रहा होगा कलर के हिसाब से, बल्कि एक सोसाइटी में हेरिटी ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, ठीक है? अब इसके बाद में बुक 10, ऋग्वेद की बुक 10 हमें बताती है, पुरुष का श्लोक कहता है, फोर सोशल ग्रुप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजन्य, वैश्य एंड शूद्र। यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड मेंशन है, बट यहाँ पे वर्ण वर्ड मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पे पहली बार हमें वैश्य और शूद्र के बारे में चर्चा करने मिलती है। मतलब क्या, यहाँ पे ये बताता है, एक बड़ा जाइंट था, एक स्टोरी बताई जाती है पुरुष श्लोक में कि एक बहुत बड़ा जाइंट था, मतलब जाइंट मतलब आदि पुरुष थे, उनके
उनके ब्राह्मण सबसे ऊपर आए हैं, मतलब उनके मुख से ब्राह्मण हुए हैं, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से हुए हैं, ठीक है। वैश्य उनके थाइस के पास से, जहाँ तक उस समय थाइस के पास से कहा गया, शूद्र उनके फीट से हुए हैं। ये इस प्रकार की आइडियोलॉजी उस पुरुष श्लोक में दी गई है, ठीक है। हमने एक आइडियोलॉजी पढ़ ली, अभी दूसरी आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। पंचवर्ष में शब्द ब्राह्मण में कहा गया है, इंद्र ने वर्ण क्रिएट किए गए। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको तो बचपन से ये पता चला होगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण होते हैं, चार वर्ण होते हैं। बट कभी आपने सोचा क्या ये चार वर्ण स्टार्टिंग से ही चार ऐसी सीक्वेंस में थे? नहीं, इनमें भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हुए हैं। आते आते जब धर्मशास्त्र आता है, तब चीजें चीजें फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। पहले हमने देखा जहां पे क्षत्रिय ब्राह्मण ये देखिए, ब्राह्मण राजन्य, ब्राह्मण राजन्य वैश्य शूद्र की बात करी जाती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे पंचवंश ब्राह्मण में कहा गया है, इंद्र ने वर्ण को क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें राजन्य, ब्राह्मण और वैश्य है। इसमें यहाँ पे शूद्र मेंशन नहीं है, ये वाला चीज नहीं है। फिर धीरे धीरे सतपथ ब्राह्मण पता चला, सतपथ ब्राह्मण क्षत्रिय को पहले कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे क्षत्रिय को पहले कर दिया गया। फिर उसी टेक्स्ट में बाद में ब्राह्मण, वैश्य, राजन्य और शूद्र, मतलब फिर उसमें फिर से इंटरपोलेशन कर दी गई, फिर से इंटरप्रिटेशन बदल दी गई। ब्राह्मण को पहले कर दिया, वैश्य को सेकंड कर दिया, राजन्य को थर्ड डाल दिया, शूद्र को फोर्थ कर दिया। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ा तो पता चलता है धर्मशास्त्र थे, ठीक है, उनमें वर्ण को ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में फिक्स कर दिया और उसका स्ट्रक्चर हमारे पास में ये है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो अभी तक हम अपनी बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, यही फिक्स स्ट्रक्चर डाल दिया गया। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज कैसे चल रही थी। अब मैं आपसे कहूंगा, आप वैदिक एज में जाइए और इमेजिन करिए कि अब आप दो तीन वर्गों के साथ देख रहे हो चीजें, जैसे आप मूवी देखते हो ना, आप अलग अलग वर्ग के साथ मूवी देखते हो, तो आप देखते हो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं लोग, कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज चल रही है, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर के तीन वर्ड्स को द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब क्या, ये भैया इनका फिर से जन्म हुआ है, ठीक है, ये उपन्यास सेरेमनी कर सकते हैं, इनको सेकंड बर्थ माना जाता है, कंसिडर सेकंड बर्थ। और ये अग्नि दे देने के लिए ये एलिजिबल। अग्नि दे मतलब क्या, जब आप रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ करते हो तो पहली सेक्रीफाइस की जो पहली अग्नि की जो पहली कहते हैं ना, उसको अग्नि प्रज्वलन कहते हैं, अग्नि को जो स्पार्क करते हैं पर जलाते हैं, उसका पहला इंस्टॉलेशन जो होता है सेक्रीफायर का, वो दे सकते हैं, ठीक है, एक तरह से रिचुअल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हमें कई प्रकार के डिफरेंसेस भी मिलते हैं। डिफरेंसेस कैसे पता चलते हैं तीन वर्ड में, जैसे राज्य सूर्य सेक्रीफाइस में कहा गया है कि जब राजा कोई राज्य सूर्य सेक्रीफाइस करेगा तो भगवान चारों वर्ण को अलग अलग एनर्जी देंगे। कैसे एनर्जी देंगे, ब्राह्मण को देंगे तेज, ठीक है, क्षत्रिय को देंगे वृज मतलब एक तरह से जीतने की पावर के लीजिए, और वैश्य को देंगे प्रजाति और प्रोएक्टिव पावर, प्रोक्रिएटिव पावर, और शूद्र को देंगे प्रतिष्ठा और स्टेबिलिटी। मतलब क्या, शूद्र को स्टेबिलिटी देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, थोड़ा बहुत सम्मान मिले इनको, इस टाइप से बातें आएंगी। आपको एक पॉइंट समझ में आया, अगर आप इस चीज को गहराई से समझोगे, आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो राज्य सूर्य सेक्रीफाइस से बात करी गई है मांगने की, तो उस टाइम पे सोसाइटी में दिक्कत चल रही होगी। दिक्कत मतलब क्या, सोसाइटी में चीज फील होती होगी कि भैया शूद्र को स्टेबिलिटी दो, थोड़ी प्रतिष्ठा दो, क्योंकि वो वीकर सेक्शन में आ रहे हैं, भगवान इनको थोड़ी सी आप स्टेबिलिटी दीजिए, इस टाइप से कई प्रकार की चीज समझ में आ रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमें ब्राह्मण्स में कई जगह बताया गया है कि जो ब्राह्मण है, हमारे ब्राह्मण, उनको सेक्रीफाइस और वैदिक नॉलेज से जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे कहीं जगह अतिथि ब्राह्मण, ये बुक है देखिए, एक ब्राह्मण जो हम अपने ब्राह्मण जो पंडित जी होते हैं उनको कह रहे हैं, ठीक है, और एक है बुक अतिथि ब्राह्मण, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, एक बुक है और एक ब्राह्मण एज अ कैटेगरी के रूप में हम देख रहे हैं चीजों, कैटेगरी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में। अब ब्राह्मण इज इन प्रेफरेबल टू क्षत्रिय। हरिश्चंद्र स्टोरी यहाँ पे दी गई है, जहाँ पे कहा गया है कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है, मतलब उसके लिए बेटर है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण कहते हैं फोर स्पेशल एट्रीब्यूट, प्योरिटी और परसेंटेज, गुड कंडक्ट, ग्लोरी, टीचर ऑफ टीचिंग और प्रोटेक्टिंग पीपल। मतलब क्या कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई यहाँ पे। ही इज ऑल्सो रिसीविंग फोर प्रिविलेज फ्रॉम पीपल। अब देखिए ब्राह्मण को चार प्रकार के प्रिविलेजेस मिलते थे लोगों से, क्या, ऑनर, गिफ्ट्स, फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ बीटन। देखिए पहली बात तो क्या, सबसे सम्मान मिलना चाहिए ब्राह्मण को। दूसरी बात, गिफ्ट मिलने चाहिए जो दान में बात आती है। फ्रीडम फ्रॉम बीइंग हेरेस्ड, इनको कोई हरेस नहीं कर सकता, अगर करेगा तो राजा आपको खत्म कर देगा, राजा आपको पनिश करेगा, तो इनका प्रोटेक्टर कौन है, राजा। और फ्रीडम फ्रॉम बीइंग बीटन, इनको कोई मार भी नहीं सकता, ठीक है, ना इनको हरेस कर सकता। एक तरह से सबसे सिक्योर है ये, सबसे रेस्पेक्टिव, सबसे सिक्योर भी है। धीरे धीरे करके जब हम देखेंगे क्षत्रिय और राजन्य के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे इनको जो राजन्य वर्ग है, अभी हमने ब्राह्मण पढ़ लिया, इनके बारे में चार एस्पेक्ट जान लिए। अब हम जानेंगे क्षत्रिय वर्ग के बारे में। क्षत्रिय वर्ग क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ, फ्रेम, रूलिंग और वॉरफेयर से इनको जोड़ा गया है, रूल राजाशाही से जोड़ा गया है, लड़ाई झगड़े से जोड़ा गया है। वैश्य को जोड़ा गया है कि भाई इनका काम है एनिमल फूड प्रोडक्शन करना,
एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, कैटल गियरिंग करना और एग्रीकल्चर करना। यहाँ से वैश्य के बारे में पता चलता है। फिर हमें पता चलता है कि सूम सेक्रीफाइस ऑफर प्रोटेक्शन ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। मतलब सूम जो सेक्रीफाइस है उसमें इन 3 वर्ग के प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई है, ब्राह्मण, राजन्य और वैश्य। ब्राह्मण को ब्रह्म वर्चस्व मिले, राजा को पावर मिले, इंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति मिले, और वैश्य को पशु और अन्न मिले। तो यहाँ से पॉइंट पता चल रहा है कि डिमांड क्या रही होगी लोगों की, विश क्या करते होंगे भगवान से पूछने के लिए। इनकी जो डिमांड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप कहते हो सर मुझे टॉप करना है क्योंकि मुझे पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, तो आपकी जो विश है भगवान से, जैसे आज की जो आपकी भगवान से विश है, वो भी आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से है। ठीक है, तो इस विश को आप भगवान से मानोगे। बल्कि क्या पहले के लोग ये कहते हैं कि भैया मुझे करियर में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे प्राइवेट जॉब चाहिए, मुझे 10 लाख का पैकेज चाहिए, 12 लाख का पैकेज चाहिए? नहीं, पहले के लोगों की विश अलग होती थी, जो उनको उस टाइम पे डिमांड रहती थी। उनको डिमांड क्या थी? उनको डिमांड थी एनिमल की, फूड की, प्रोटेक्शन की उनकी, और राजा को पावर चाहिए थी, और ब्राह्मणों को चाहिए ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़े, मतलब ब्राह्मणों की लेजिटिमेसी बढ़े, एक तरह से इन सब चीजों के बारे में चर्चा करी जाती थी। ठीक है, आखिरी में हम देखेंगे शूद्र ग्रुप के बारे में। शूद्र में इनको सबसे नीचे रखा जाता था बॉटम ऑफ द लेडर। ये फिक्स है, स्टार्टिंग में भी इनका स्टार्टिंग फिक्स है लगभग। ठीक है, ये इनका काम था इन तीनों वर्ण की सेवा करना। तीनों वर्ण की सेवा करेंगे। ये मिनिमल टास्क करते थे, छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े से, पानी भरना, बर्तन धोना, ये सब काम करते थे। ये सेक्रीफाइसेस में नहीं बैठ पाते थे। ठीक है, अब जो व्यक्ति ने दीक्षा ली होगी, जैसे कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है ना, जो जिस व्यक्ति ने दीक्षा ली होगी वो शूद्र से बात नहीं कर सकता। कि आज के टाइम में कोई मूवी देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि दीक्षित व्यक्ति इन लोगों से बात नहीं कर सकता। ठीक है, अतिरिक्त ब्राह्मण में शूद्र को भी कॉल्ड अपॉन कंट्रोल पनिश बाय अदर्स। मतलब क्या, अतिरिक्त ब्राह्मण में कहा है कि शूद्र को कोई भी इनको बुला सकता है, पनिश कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकता है। यथा कर्म वैद्य, मतलब बीइंग एट मर्सी ऑफ अदर, मतलब ये कहा गया है कि शूद्र जो है दूसरों की दया पे पल रहे हैं। ठीक है, इनका कोई जैसा चाहे भी यूज कर सकता है। ठीक है, एक तरह से बहुत गलत कंडीशन थी इनकी। फिर इसके बाद में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चलता है कि इनके नीचे भी कैटेगरी आई, जिसको कहा गया अनटचेबल्स, जो कहते हैं चंडाल्स, इवन लोअर देन शूद्र। और इनको अनटचेबिलिटी के साथ में कहा जाता था, बट कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं है हमारे पास में अनटचेबिलिटीज के, बट हमें लेटर फिर से पता चलता है इनको अनटचेबिलिटी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, चंद्र का उपनिषद, तृतीय उपनिषद शतपथ ब्राह्मण हमें बताता है पुरुष में सेक्रीफाइस, मतलब क्या, चंडालों की बलि देने का उल्लेख कहा गया है। यहाँ पे लोगों की ह्यूमन सेक्रीफाइस किया था भगवान के लिए, भाई इनकी बलि देनी, डेडिकेटेड टू डेटी वायु। इनको वायु के देव के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, इनको ओपन एयर में रहने की परमिशन थी, मतलब जहाँ पे सिमेट्री है, जहाँ पे आउट ऑफ द टाउन आप रहिए, आप शहर में नहीं आ सकते, शहर में नहीं रह सकते हैं। चंडू का उपनिषद में कहा गया है जिन लोगों के अच्छे कर्म रहे होंगे उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिलेगा, और जिनके गलत कर्म रहे होंगे वो डॉग, बो या चंडाल के रूप में जाने जाएंगे, चंडाल के रूप में रिबर्थ लेंगे। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? कितने ज्यादा आइडियोलॉजिकल बेसिस में ही चीजें गड़बड़ करी जा रही हैं। गड़बड़ मतलब क्या, कि आइडियोलॉजिकल बेसिस में चीजों को इंटरप्रेट किया जा रहा है, और उस इंटरप्रिटेशन पे आइडियोलॉजी फिक्स हो रही है लोगों की, और वो फिक्सेशन वाली आइडियोलॉजी को ही यहाँ पे वर्ड की हायरार्की में डाला गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसके बाद में हम एक चीज देखेंगे कि जब यहाँ पे लोग, जो इंडो आर्यंस थे हमारे, धीरे धीरे जब यहाँ पे माइग्रेट होते हैं, ईस्ट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे कई प्रकार के न्यू लोग भी मिलते हैं, पुरानी कम्युनिटी जो ऑलरेडी रह रही होगी उनके साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो सतपथ ब्राह्मण में हमें कहानी पता चलती है कि वैद्य मथवा, यहाँ के मथावा जो राजा थे, वो सरस्वती नदी क्रॉस करके, गंडक रिवर को क्रॉस करके वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोरियन कहते हैं ये जो इंटरप्रिटेशन है एक तरीके का ईस्टवर्ड मूवमेंट है ऑफ इंडो आर्यन। ठीक है, तो इंडो आर्यन जब ईस्ट में शिफ्ट होते हैं तो एग्रीकल्चर कोलोनाइजेशन होने लगता है। ठीक है, और ईस्टर्न लैंड थ्रू बर्निंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ से धीरे धीरे करके वो लैंड को, जो फॉरेस्ट को जला के वहां पे अपने आप को सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब रहना शुरू कर देते हैं। हमें यहाँ पता चलता है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का धीरे धीरे करके एक इंटरेक्शन पता चलता है कि वो आउटसाइडर को भी इन्वॉल्व करता है। आउटसाइडर मतलब क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अलावा भी जो वहां के पहले के लोग रह रहे होंगे, नॉन आर्यन रहे होंगे, पहले से वहां पे रह रहे होंगे, उनको भी इस वर्ण व्यवस्था में इंक्लूड करने की बात करी गई है। ठीक है, जब 50 पुत्रों ने जैसे यहाँ पे लिखा, when 50 sons did not accept Shurasepa as his son, विश्वामित्र cursed him to become the आंधरास, पुरंदास, संभार, पुलिंदर से मुतिभास। मतलब क्या, जब यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करने की कही तो उनको अलग अलग प्रकार से स्प्लिट कर देते हैं। ये कहानी छोटी सी जो अति ब्राह्मण में दी गई है, इसको हम समझे तो पता चलेगा कि कई प्रकार के नॉन इंडो आर्यन ग्रुप्स थे उस टाइम पे, जो पहले से वहां रह रहे थे। नॉन इंडो आर्यन ग्रुप को आउटसाइडर कहते हैं। ये धीरे धीरे करके शूद्र में इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करी गई है, जो कि नॉन आर्यन थे। ठीक है, इनको इसके अलावा कई प्रकार के टर्म्स दिए गए थे। जो फॉरेस्ट पीपल, जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, उनको कीटास और निषादास भी कहा जाता था। वैदिक लिटरेचर में उनके वर्ड मेंशन किए गए हैं। यहीं से हमें मिलच्छा वर्ड के बारे में पता चलता है। ठीक है, मिलच्छा कैटेगरी के बारे में पता चलता है, जो कि ट्राइबल ग्रुप है, और जो फॉरेन पीपल है, लोगों के लिए, लोगों के लिए फॉरेन है, और एक तरह से आउटसाइडर कहा जाता था। तो देखिए क्या है कि जैसे ब्राह्मण्स
ने अपने ब्राह्मण ट्रेडिशन में नए एरिया में आने वाले फॉरेस्ट के लोग, कई प्रकार के जो पुरानी कम्युनिटीज़ के लोग रह रहे थे, उनको इंक्लूड करने की कोशिश करी इस हायरार्की में। तो इस हायरार्की में उन्होंने उनको शूद्र में डाला, ठीक है? और जब शूद्र में डालते हैं, तो इनको आउटसाइडर वर्ड यूज़ करके डिनोट करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को क्या हो, कुछ-कुछ ट्राइबल्स ग्रुप को ही एस्टिमेट किया गया है, बाकी हर किसी को एस्टिमेट नहीं किया गया। तो जो-जो ट्राइबल ग्रुप के बारे में एस्टिमेशन आया है, वो चीज़ें बताई गई हैं। इसके बारे में हम देखेंगे, धीरे-धीरे करके यहाँ की जो गंगा वैली की सोसाइटी थी, वो स्ट्रेटिफाइड होने लगी, ठीक है? और फिर भी कुछ प्रकार का फ्लूइडिटी इन ऑक्यूपेशन रहता है। मतलब एक तरफ तो फिर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिजिडिटी आ रही है, और दूसरी साइड हमें पता चल रहा है कि थोड़ी बहुत फ्लूइडिटी भी थी। फ्लूइडिटी कैसे? एक पॉइंट हमने जाना, इंटरेक्शन हो रहा था ब्राह्मण का जब नॉन आर्यन लोगों में से, तो उनको इंक्लूड कर रहे थे शूद्र में, ठीक है? फिर एक हमें ऋग्वेद के 9th मंडल में श्लोक मिलता है, जहाँ पे कहता है, कवि कहता है कि भाई मैं कविताओं का रचनाकार हूँ, आई एम द ऑथर, ठीक है? मेरे पिता वैद्य हैं, इसके जो फादर हैं वो एक डॉक्टर है, ठीक है? मेरी माता पत्थरों में अनाजों को पीसती है, मेरी माता वो जो अनाज पीसने वाला काम है, वो वाला काम करती है। हम लोग विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं, अपनी आर्थिक उपजना करते हैं। मतलब क्या? यहाँ पे कई प्रकार के ऑक्यूपेशंस में भी फ्लूइडिटी दिख रही है। तो एक प्रकार से जो हम कहते हैं ना कि लेटर वैदिक पीरियड में मेरे को फिक्स हो गया होगा, तो ऐसा नहीं था। कहीं-कहीं पे हमें ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं, जहाँ पे थोड़ा-सा सेपरेशन ऐसा दिख रहा है कि वाटर टाइट सेपरेशन नहीं रहा हो, कि बिल्कुल एग्जैक्ट रिजिडिटी रही हो। थोड़ा बहुत चीज़ों का हमें हिंट मिलता है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। आप देखेंगे सोसाइटी में, वैदिक कल्चर में सोसाइटी को लेके फैमिली में क्या चीज़ चल रही है, ठीक है? फैमिली में हम सबसे पहले देखेंगे गृह। गृह मतलब घर, जिसका हेड होता है गृहपति। गृहपति पूरी पावर को कंट्रोल करता था, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज़ होते थे, वो भी उसके हाथ में रहते थे, और अपनी वाइफ की रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को भी कंट्रोल करता था। बच्चे को जो रहता है, बच्चों वाला फैमिली प्लानिंग है, वो भी गृहपति करता था। यहाँ से हमें एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि हम जो आइडियोलॉजी देखेंगे, तो हमें आइडियोलॉजी पता चल रहा है कि हमें डोमिनेंस की आइडियोलॉजी समझ में आ रही है। डोमिनेंस एंड सबऑर्डिनेशन विद इन द फैमिली, मतलब क्या एक ही फैमिली में एक व्यक्ति डोमिनेट हो रहा है पूरी फैमिली मेंबर्स के ऊपर। ऐसे मान लीजिए मेरी फैमिली का मेंबर जो है, वो डोमिनेट कर रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, मैं प्लान करूँगा कि हमें जनरेशन आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, हम प्लान करेंगे रिसोर्सेज़ का कैसे यूज़ करना है, मुझे प्लान करना चाहिए। क्या ये चीज़ें आज आप अपनी फैमिली में नोटिस करते हो? आज जब आप देखेंगे चीज़ें, तो आपको कई चीज़ें हिंट होंगी कि फादर या फिर जो ग्रैंडफ़ादर है, वो एज़ अ मेजर रोल प्ले करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। कैसे रिसोर्सेज़ यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे। ओनली अ मैरिड मैन अकम्पेनिड विद हिज लेजिटिमेट वाइफ कैन परफॉर्म अ यजमना। मतलब क्या? जब एक व्यक्ति जिसकी लेजिटिमेट वाइफ हो, ठीक है? वो ही यज्ञ कर सकता है। ये एक तरह से जो घर पे यज्ञ होते हैं, सब प्रकार के यज्ञ हैं, मतलब कोई भी प्रकार का यज्ञ करना है, उसकी वाइफ का होना कंपल्सरी है, ठीक है? वाइफ़हुड और मदरहुड कई प्रकार के वर्ड से जुड़ा है, स्त्री, योषा एंड जया, ठीक है? हाउसहोल्ड रिसोर्सेज़ में जो रिसोर्सेज़ होते हैं, वो धीरे-धीरे फादर टू सन को ट्रांसफ़र होते हैं। अग्निदेव को भी फ़ोकस किया गया है, और एक तरह से पितृपक्ष को भी मेंशन किया गया। आपको याद होगा हमारे यहाँ पे हिंदू कल्चर में पितृपक्ष में पूरा माह चलता है, ठीक है? जहाँ पे पूरे एंसेस्टर्स को याद करते हैं। एंसेस्टर्स में भी हम मेल को ज़्यादा याद करते हैं। हम सबके बारे में याद करके उनको खाना देते हैं। एक तरह से हमें हाउसहोल्ड में ये वाला कल्चर समझ में आ रहा है कि अपने एंसेस्टर्स को भी लिंक करके चल रहे हैं चीज़ों में, ठीक है? हमें गृह सूत्र में लगभग, अच्छा अब हम देखेंगे वुमेन्स की कंडीशंस के बारे में। वुमेन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन क्या थी और क्या-क्या चीज़ें चल रही थी। हमें पता चलता है लगभग 8 प्रकार की शादियाँ को मेंशन किया गया है गृह सूत्र में। जैसे ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह मतलब क्या? जो सबसे रिलेवेंट टाइप है, जहाँ पे ब्राइड इज़ गिवन टू ग्रूम विथ लव एंड रिस्पेक्ट। टिपिकली अ स्कॉलर्स डॉटर्स मैरिंग अ लर्नड। ये सबसे आइडियल विवाह माना जाता है, ब्रह्म विवाह। दिव्य विवाह मतलब क्या? ब्राइड इज़ गिवन टू प्रीस्ट एज़ अ पार्ट ऑफ रिचुअल ऑफरिंग। मतलब क्या? दिव्य विवाह मतलब क्या? एक ब्राइड है जो अ, अपनी डॉटर या फिर कुछ है ब्राइड को प्रीस्ट को गिफ्ट के रूप में ऑफर किया गया है रिचुअल में, ठीक है? अर्श विवाह मतलब क्या होता है? अर्श मतलब होता है ग्रूम ऑफर अ गिफ्ट, टिपिकली अ क्राउ टू अ ब्राइड्स फैमिली। मतलब क्या? जो आज के टाइम पे अपन कहते हैं ना, दहेज का उल्टा रूप है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो दूल्हा है, दूल्हा अपनी वाइफ की फैमिली को काऊ गिफ्ट कर रहा है, ठीक है? प्रजापति विवाह, अ ग्रूम एंड ब्राइड म्यूचुअली एग्री टू लिव टुगेदर, म्यूचुअल कंसेंट एम्फसाइज। आज के टाइम पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो शादियां होती हैं, उसको प्रजापति विवाह में डालेंगे। टाइप ऑफ कह सकते हो लव मैरिज, ठीक है? असुर विवाह, द ग्रूम परचेसेस द ब्राइड, ऑफन सीन एज मोर ट्रांजैक्शनल अप्रोच। मतलब क्या? यहाँ पे जो ग्रूम है वो खरीदता है वाइफ को, और ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच दिख रही है, ठीक है? गंधर्व विवाह, अ लव मैरिज वेयर कपल मैरी बाय म्यूचुअल लव विदाउट फॉर्मल सेरेमनी। अब यहाँ पे क्या है? फॉर्मल सेरेमनी कुछ नहीं हो रही, जो कहते हैं ना भाग के शादी करने वाली कहानी है, वो समझ में आता है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह मतलब मैरिज ऑकर बाय फोर्स। यहाँ पे शादी है, जबरदस्ती होती है, ठीक है? पिशाच विवाह, सबसे खतरनाक, सबसे बेकार कंडीशन जब मैरिज की, जहाँ पे ब्राइड को बेहोश करके या उसके साथ अनएथिकल वर्क किया जाता है, तो उसको पिशाच विवाह कहते हैं। अब आप आज के टाइम पे, मैं आपको करेक्ट करवाने की कोशिश करूँ, वुमेन्स की कंडीशन में
आज क्या स्थिति है इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो क्या आप ये हर चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हैं? कि मैं अपने आस-पास की सोसाइटी में इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करता हूँ, बट इनके नाम मैंने पहली बार वैदिक एज में देखे। तो अब आपको पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि लव मैरिज भी चल रही है आज के टाइम पे, अरेंज मैरिज भी चल रही है, ठीक है? एक म्यूचुअल कंसेंट भी मैरिज चल रही है, कहीं-कहीं पता चल रहा है कि ट्रांज़िशन के लिए भी कई लोग करते हैं शादियाँ। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो चीज़ चल रही है, वैदिक एज में चलने वाली चीज़ें आज भी हमारे कल्चर में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो क्या आप अपने कल्चर को आस-पास में जब देखो, तो क्या वैदिक टर्म से उसको रिप्लेस कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने कहा कि भई यहाँ पे ये लव मैरिज नहीं, प्रजापति विवाह हो रहा है। मतलब क्या इट्स अ टाइप ऑफ लव मैरिज। हमें पॉइंट समझ में आ रहा है कि आज भी हम लेटर वैदिक पीरियड को अपने आज के पीरियड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है? अब हम आगे देखेंगे। पॉलीएंड्री इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट इन पॉलीएंड्री, ठीक है? किंग कुड हैव मेनी नंबर ऑफ वाइफ्स। यहाँ पे पॉइंट पता चलता है कि राजाओं की खूब सारी पत्नियाँ हो सकती हैं। ये चीज़ें आप मेडिवल तक में समझ में आता है, जब जहाँ पे आपको पता चलेगा राजा कई मल्टीपल शादियाँ कर रहा है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर रहा है। अकबर की भी 14 बाई थी और अकबर ने मतलब कई प्रकार की शादियों के बारे में बताया गया है कि जहाँ पे राजा मल्टीपल मैरिजेस करता है। ठीक है? अतः ब्राह्मण में बताया गया है इवन दो मैन हैव इट्स सेवरल वाइफ्स, वन हस्बैंड इज इनफ फॉर वुमेन। अब देखिए मैन और वुमेन के बारे में जब कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे अतः ब्राह्मण कहता है भाई मैन की तो मल्टीपल वाइफ हो सकती है, बट वुमेन को सिंगल मैन की ही नीड होती है, ये मल्टीपल मैन नहीं ले सकते। वुमेन्स के राइट्स के बारे में सोच ही लीजिए। मिताई संहिता में लिखा गया है 10 वाइफ्स ऑफ मनु के बारे में मेंशन किया गया है। अब वुमेन वाज मैरिड नॉट ओनली टू मैन बट इनटू अ फैमिली। आज भी आप एक चीज सोचिए, जब किसी बेटी की शादी होती है या फिर किसी लेडी की शादी होती है, तो कहा जाता है उसके पेरेंट्स द्वारा बेटा आज से आपका ये घर है और आप इस घर की बहू हैं, ठीक है? और यही पूरा घर आपका जीवन है। मतलब एक तरीके से कहा जाता था कि नाउ यू हैव टू डिवोट योर 100% टू दैट फैमिली। केवल हस्बैंड नहीं, टू दैट फैमिली। तो यहाँ पे एक जगह पता चलता है अथर्ववेद में प्रैक्टिस ऑफ विडो मैरिंग हर यंगर ब्रदर इन लॉ। मतलब क्या कि जब उस व्यक्ति की उस लेडी की शादी उस घर में जाती है और कोई सर्कमस्टेंसेस कारण उसके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, तो उस वुमेन की शादी ही उसी परिवार के छोटे भाई मतलब हस्बैंड के छोटे भाई के साथ में देवर के साथ में कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अब आपका जीवन पूरा इसी फैमिली के लिए डेवोटेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है वुमेन्स। आगे देखते हैं ऋग्वेद में 10th में सूर्य सूक्त में हमें कहा गया है ब्राइड वाज स्टिमुलस कंसिडर्ड प्रीशियस एसेट एंड अ स्ट्रेंजर विद डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल। ऋग्वेद में 10th मंडल में कहा गया है कि भाई अगर आप वुमेन्स को देख रहे हो तो बहुत अच्छा एक एसेट है। जैसे आज के टाइम पे मैं आपको लिंक करूँ तो कहते हैं ना कि किसी किसी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छा मोटिवेशन वाली होती है और वही गर्लफ्रेंड आपके कैरियर को डिस्ट्रक्टिव भी कर जाती है, मतलब पूरा परेशान भी कर जाती है आपकी मेंटल पीस को। तो दोनों चीजें हैं कि वुमेन को आप एक पॉजिटिव एसेट में देखोगे तो बहुत अच्छा है, और कभी नेगेटिव एसेट में देखोगे तो बहुत खतरनाक कंडीशन में भी आ जाता है कि वो हर चीज को डिस्ट्रॉय करने की शक्ति रखती है। अथर्ववेद में प्रीस्ट कई प्रोमिनेंट रिचुअल्स करते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं डेंजरस पोटेंशियल को ब्राइड के, ठीक है, जिससे वो अपने मेल के साथ में इनकॉपरेट कर पाए घर में। अब जैसे ये रिचुअल्स कैसे, जैसे मैं एक बार शादी में अटेंड कर रहा था, रात में पूरे 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे में 7 वचन होते हैं, ठीक है, मैं वचन सुन रहा था। उस वचनों में धीरे धीरे डायरेक्टली ये मेंशन किया गया था कि नाउ वुमेन हैव टू कोऑर्डिनेट विथ मेल। मतलब कैसे? जैसे वुमेन्स अपनी सहेलियों के साथ अगर कहीं जाना चाहती है तो उसको अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, उसको ऐसा करना पड़ेगा, उसको वैसा करना पड़ेगा, और हर कंडीशन पे वो क्या कहती है, हाँ हाँ मैं एग्री करती हूँ, एग्री करती हूँ। एक तरह से धीरे धीरे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस ने उनको दबाया गया। कैसे दबाया गया कि भाई अब आप भगवान के सामने चीज बोल रहे हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके ये चीज हमारे कल्चर में घुलती गई, और एक तरह से वुमेन की जो कंडीशन थी वो और दबती गई मेल के अकॉर्डिंग। मेल के अकॉर्डिंग होती गई अपना पोटेंशियल, मेल की मतलब जो मेल का डोमिनेंस नेचर उनके ऊपर हावी होने लगा, ठीक है। कहीं कहीं पे वुमेन्स को प्रेज भी किया गया है, ऐसा नहीं है। सतपथा ब्राह्मण में कहा गया है वाइफ इज हाफ ऑफ हर हस्बैंड एंड कंप्लीट्स। मतलब क्या, वाइफ एक हस्बैंड का आधा भाग होती है और आधा ही वो उसको पूरा करती है। जैसे आप इससे कनेक्ट कर सकते हो जो अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो नटराज की मूर्ति अर्धनारीश्वर की मूर्ति बनी है। मतलब कि उसमें आधे भगवान जी मेल है, आधे फीमेल है। तो वहां से पॉइंट्स भी कनेक्ट होते हैं कि सतपथ ब्राह्मण में से कहा गया कि आधा ह्यूमन का जो फॉर्म है, आधा हस्बैंड का पार्ट वुमेन होती है, ठीक है। फिर बद्रिका उपनिषद में कहा गया है रिचुअल फॉर ऑब्टेनिंग अ लैंड डॉटर। मतलब कई जगह बद्रिका उपनिषद में हमें लैंड डॉटर के बारे में बात करी गई है कि हमें भैया भगवान प्लीज हमें एक लैंड डॉटर दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड वुमेन्स आर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी ऑफ वेदा। हमें पता चलता है वेद पढ़ने में वुमेन को मोस्टली एक्सक्लूड किया जाता है, बहुत कम वुमेन वेद पढ़ पाई होंगी। व्हाइल वाइफ हैव टू प्रेजेंट फर्स्ट टू द सैक्रिफाइस दैट कुड नॉट परफॉर्म रिचुअल्स इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या कि वो वाइफ अकेले सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है, उनको
वहाँ पे हस्बैंड की नीड पड़ेगी। धीरे धीरे करके लेटर टेक्स्ट में क्या होता है कि वाइफ की नीड को हटा ही दिया गया। मतलब कैसे, edify of gold or grass in the place of wife. In a crucial respect, woman's position regardless of वर्ण similar to शूद्र। अब देखिए क्या, यहाँ पे राम भगवान की फोटो बनी है, जहाँ पे सीता मैया को गोल्ड का बनवाया गया था, जहाँ तक मुझे याद है, एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। बल्कि ये कहा गया था कि अगर वो नहीं हो तो आप एक काम करिए कि मूर्ति बनवाइए, वो मूर्ति बनवा के आप उनके बगल में विराजित करिए, फिर राम भगवान अश्वमेध सेक्रीफाइस कर सकते थे। तो एक तरह से लूप निकाल दिया गया, लूप या फिर कह लीजिए एक छोटा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया कि चलो ठीक है, अगर वाइफ नहीं आ रही है तो मेल कैंडिडेट उनकी उनकी इमेज या आइडल बना के उनके साथ में पूजा कर सकता है, ठीक है। और धीरे धीरे करके इसके बाद में हमें पता चलता है कि वुमेन की कंडीशन थी ग्रेजुअली शूद्र के समान होने लगी। शूद्र मतलब क्या, उनको भी रिचुअल करने की परमिशन नहीं थी। अब वुमेन के बिना भी रिचुअल हो रहे हैं तो क्यों उनको कोई महत्व देगा, तो एक पॉइंट में यहाँ समझ में आता है। हमें पता चलता है लेटर वैदिक पीरियड में आइडिया एक जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब क्या होता है, जो पीरियड साइकिल चलती है हर वुमेन्स की, उसको बहुत एक टैबू के रूप में लिया गया वुमेन्स को। लेटर वैदिक में कई जगह मेंशन किया गया है कि भैया डेंजरस ऑफ पॉलिटिक्स है, ठीक। मेंस्ट्रुएटिंग वाइफ इज नॉट सपोज टू पार्टिसिपेट इन सैक्रिफाइसेस। क्या ये आज फॉलो नहीं होता है भाई? आज आप अपने भाई या बहन से बहनों से पूछिए, जाके अपने फ्रेंड से पूछिए कि जब उनको मंथली साइकिल आती है, उनकी पीरियड्स आते हैं, तो उनके साथ में कैसा बिहेव किया जाता है। आपको पता चलेगा कि उनको फ्लावर टच करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। वो फ्लावर टच नहीं कर सकते, वो किचन में नहीं जा सकते, ठीक है। वो खाना नहीं खा सकते, खुद मतलब खुद बना के खाना नहीं खा सकते, कोई उनको सर्व करेगा दूसरा व्यक्ति, ठीक है। वो बेड पे नहीं सो सकते, ठीक है। इस प्रकार से कई कई हमें रूल्स मिलते हैं जो कि फॉलो होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं एक तरह से टैबू हैं। आज के टाइम जब साइंस टेक में इतना एडवांस बढ़ गए हैं तो पता चलता है कि भाई ये जितना प्रकार का इसका बहुत ज़्यादा एक तरह से इंटरप्रिटेशन दिया गया है नेगेटिव फॉर्म में, वो नहीं है, ठीक है। बट इसका जो मेन रूट आता है, इस आइडियोलॉजी का जो मेन रूप आता है इस आइडिया का, वो हमें वेद से ही पता चलने लगता है। तृतीय संहिता में बताया गया है, ये टैबूज हैं वैसे, जैसे क्या है, कई प्रकार के टैबूज भी समझ में आते हैं, जो तृतीय संहिता में कहा गया है। इट इज इनएप्रोप्रिएट टू टॉक, सिट नियर और ईट कुक्ड फूड ऑफ मेंस्ट्रुइंग वुमेन। मतलब क्या, जिस वुमेन के साथ में अभी ये पीरियड साइकिल चल रही है उसके साथ बैठना मना है, उसके साथ खाना खाना मना है, इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, इंद्र किल्ड विष्णुपुरा, एक कहानी मिलती है जहाँ पे एक ब्राह्मण और एक राजा ने मार दिया था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो इसका पाप का जो स्ट्रेन है, मतलब जो एक इसका कहते हैं ना कि पाप होता है, जो कहते हैं ना कि आपने गलत काम किया, तो उसका स्ट्रेन आधा वुमेन्स को दिया गया है, वुमेन्स को। तो एक पॉइंट पता चलता है कि यहाँ से तृतीय संहिता में कहानी भी जोड़ी गई है इसको लेके, जो वुमेन के मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को लेके डील करती है। आगे देखेंगे, वुमेन्स वर क्लियरली एक्सपेक्टेड कंफर्ट और डेक्रेल रोल, मतलब घरेलू जीवन को लेकर के ऊपर चर्चा करी कि भाई आपका जीवन घरेलू होना चाहिए। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अ गुड वुमन इज वन हु प्लीजेस हर हस्बैंड, डिलीवर्स अ मेल चाइल्ड, नेवर टॉक बैक टू हर हस्बैंड। अब सोचिए ना भाई, ये सेंटेंस आप जब पढ़ रहे हो तो क्या आपको समझ में आ रहा है मेल डोमिनेंस कितना हाई हो रहा है। यहाँ पे कहा गया है एक सही वुमेन वो है जो अपने हस्बैंड की रेस्पेक्ट करे, एक मेल डॉटर या एक मेल सन दे, मतलब एक मेल बच्चे को पैदा करे, और अपने हस्बैंड से कभी मुंह पलट के बात ना करे। ये कितना गलत सेंटेंस है। और ये सब चीजें हमारे वैदिक एज में समझ में आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, कोई भी चीज यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इंटरप्रेट में गलत लग रही हो तो भाई ये सब चीजें बुक में मेंशन है, हिस्टोरियंस बोल रहे हैं, इंटरप्रिटेशन बोल रहे हैं, हमारे इतिहास बोल रहा है, ठीक है। ये चीज के आज आप फॉलो नहीं कर रहे हो, अगर गलत आप मान रहे हो तो आप भी तो फॉलो कर रहे हो। इसके बाद में हमें सतपथ ब्राह्मण में पता चलता है, वुमेन नाइदर देमसेल्फ नॉर इनहेरिटेंस। मतलब क्या, कि वुमेन को उनकी प्रॉपर्टी वाला जो इनहेरिटेंस वाला रूल है वो चीज़ नहीं मिलती है। अतः ब्राह्मण में कहा गया है, लाइफ ऑफ स्निप सिस्टर स्निपहुड इज द ग्रेटेस्ट कर्स फॉर वुमेन डेवलप बर्थ फॉर डॉटर, ठीक है। अत्यंत ब्राह्मण डिस्क्राइब डॉटर एज अ सोर्स ऑफ मिजरी, स्टेटेड ओनली अ सन कैन सर्वाइव ऑफ फैमिली। मतलब क्या, यहाँ पे मेल चाइल्ड की बात करी गई है, यहाँ पे डॉटर अगर हो जाती है तो उसको डिमोटिवेट किया गया है, मतलब उसको एक तरह से मिसरी बताया गया कि भैया ये तो गलत हो गया। तो क्या ये चीज़ें आज भी कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो आप क्या कह पा रहे हो, वैदिक एज जो हमारी चल रही थी वो आज भी कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे थे इतने बड़े समय के बाद में। तो इसी कारण से हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि आपको पता चल पाए कि इसकी चीज़ कहाँ से शुरू हुई, क्या एक्चुअल टैबू था, कहाँ से इसके विचार शुरू हुए, और क्या ये आज के टाइम रेलेवेंट है। इन चीज़ों को हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। पुंसवना वॉज प्रेस्क्राइब, हाँ पुंसवन संस्कार होता है, संस्कार होते हैं, मैं जीवन में आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में बताऊंगा। फॉर ये क्या है, ये एक संस्कार, जब जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसको संस्कार किया जाता है कि भैया भगवान से विश कर रहे हैं कि आपको मेल चाइल्ड। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चलती है कि मेल चाइल्ड के बारे में पता चलता है कि महत्व क्या है। हमें धीरे धीरे करके मैथिन संहिता में बताया गया, मैन गो टू असेंबली बट वुमेन नॉट। अब मतलब वुमेन को असेंबली में जाने अलाउ नहीं कर रहे हैं, वुमेन को एज अ गिफ्ट और कम्युनिटी ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज करने लगे। जैसे क्या, राजा गिफ्ट करने लगे डॉटर टू विन ओवर सेजेस, और यही गिफ्ट को आगे जाके अपन एक वर्ड देते हैं मेट्रोमोनियल अलायंसेस। मतलब क्या, जब राजा अपना टेरिटोरियल किंगडम एक्सपेंड करना चाहता है तो मेट्रोमोनियल अलायंस करता है, जहाँ पे वो रानियों से शादी करता है और अपने एरिया को बढ़ाता है।
ठीक है। इसके बाद में हमें वुमेन्स को लेके क्या-क्या काम मिलते हैं, जैसे कैटल को देखना है, काऊ को मिल्किंग ऑफ काऊ करना है, पानी भर के लाना है, ठीक है? हमें कई प्रकार के वर्ड्स मिलते हैं, जैसे फीमेल वीवर के लिए मिलते हैं। हमें बैम्बू को जो स्प्लिट कर वाले होते हैं, उनके बारे में पता चलता है। फीमेल ड्रायर के बारे में पता चलता है, वुमन कोन ड्रायर के बारे में पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण हमें वूल को लेके बताता है कि वुमन कार्डिंग ऑफ वूल करती होंगी। ऋग्वेद में 8th में अपाला के बारे में बताया गया है, जो कि अपने फादर की फील्ड्स को केयर करती है, मतलब एज़ अ फार्मर में भी इनका यूज़ बताया गया है कि कैसे फार्मिंग एग्रीकल्चर में हेल्प करती होंगी अपने पापा की। ठीक है, सिमिलरली ऋग्वेद में विशपाल के बारे में बताया, जो कि एक वुमन वॉरियर रही हैं, जिन्होंने अपने दोनों लेग खो दिए थे और ऐसे मुल्तागिनी और विद्रमित्री के बारे में मेंशन किया गया। तो हमें एक पॉइंट पता चलता है वुमेन्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन वॉर्स। ठीक है, बट इतने एग्जाम्पल नहीं दिए गए हैं जितना हमें वुमेन्स को दबाने के बारे में बताया गया था। हमें अपलिफ्टिंग एविडेंसेस थोड़े कम मिले हैं। हमें कई वुमेन सेजेस के बारे में पता चलता है, जैसे गार्गी हो गई, मैत्री हो गई, जो कि फिलोसफिकल डिबेट जो औपनिषदिक डिबेट्स हैं उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। तो यहाँ से हमें एक अर्ली वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पता चलता है कि अर्ली वैदिक में जो वुमेन की कंडीशन थी इज मच बेटर। ठीक है, यहाँ पे लोगों के पास मच बेटर कंडीशन थी। वही लेटर वैदिक में धीरे धीरे करके कंडीशन डाउन होने लगती है वुमेन्स को देखते हुए। तो यहाँ से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम अपने रिलीजियस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, और मैंने यहाँ पे कई टॉपिक डील करने की कोशिश करी है, तो सोचा है कि आपको थोड़ा बेटर बना पाऊँ, ईजी कर पाऊँ कोशिश, और जो आपके कमेंट्स मेंशन करें। थैंक यू।